आई एम लेवलिंग अप टू क्विकली। अध्याय 251। गो पॉइजन सेक्ट को अब बहुत सारे अमर सेक्ट्स की नींव की परवाह नहीं थी। आखिर उनके हेडक्वार्टर को भी जू वयांग ने जलाकर राख कर दिया था। वे जू वयांग और 100 पॉइजन सेक्ट के लिए हर तरह के रिसोर्स और खजानों की परवाह क्यों करते? जो ले सकते हो ले लो और जो नहीं ले सकते उसे खत्म कर दो। यही गो पॉइजन सेक्ट का उसूल था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने जो किया था उसकी वजह से जू वयांग को न सिर्फ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ बल्कि उसने गुनगुन के ब्रेकथ्रू स्टोन्स भी कमाए थे। हालांकि गो पॉइजन सेक्ट द्वारा खत्म की गई खदानें और दवा के खेत कीमती थे, लेकिन उन्हें कम समय में ब्रेकथ्रू स्टोन्स में नहीं बदला जा सका, इसलिए वे जू वयांग के ज्यादा काम के नहीं थे। आखिरकार जू वयांग की तरक्की की रफ्तार के साथ जब इन खदानों और जड़ी बूटियों के खेतों ने उसके लिए एक खास रोल निभाना शुरू किया तो जू वयांग को अब उनकी ज़रूरत नहीं रही। ऐसा लग रहा था कि गो पॉइजन सेक्ट उसे एक एक करके खत्म कर देगा और फिर उसके लिए बहुत सारे कीमती ब्रेकथ्रू स्टोन लाएगा। हालांकि सिस्टम नोटिफिकेशन थोड़ा अजीब था, जू वयांग अभी भी अच्छे मूड में था। हालांकि 100 पॉइजन सेक्ट के जिन कल्टिवेटर्स को यह खबर जल्दी मिली वे अब और शांत नहीं बैठ सकते थे। उन सभी ने लड़ने की रिक्वेस्ट की। वे बाहर के रिसोर्स और खजाने को बचाना चाहते थे। यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर ओ यांगमिंग मिंगी भी परेशान थे, लेकिन वह बता सकते थे कि यह साफ तौर पर गो पॉइजन सेक्ट की स्कीम थी। पॉइंट को घेरो और रीइंफोर्समेंट पर हमला करो। क्योंकि झाओ को बचाने के लिए वेई को घेरना नामुमकिन था, तो वह अपनी स्ट्रेटेजी बदल देगा। गो पॉइजन सेक्ट इस तरीके का इस्तेमाल 100 पॉइजन सेक्ट के कल्टिवेटर्स को बाहर निकालने के लिए करना चाहता था और फिर उन्हें बीच रास्ते में मार देना चाहता था, या 100 पॉइजन सेक्ट के कल्टिवेटर्स को मारने के लिए कुछ रिसोर्स पॉइंट्स और माइंस पर एम्बुश लगाना चाहता था। 100 पॉइजन सेक्ट के कल्टिवेटर बेवकूफ़ नहीं थे। वे आसानी से प्रोटेक्टिव एरे फॉर्मेशन का फ़ायदा कैसे छोड़ सकते थे और गो पॉइजन सेक्ट के कल्टिवेटर का सामना करने के लिए बाहर कैसे भाग सकते थे। इस वजह से गो पॉइजन सेक्ट के कल्टिवेटर अपने विनाश में और भी ज़्यादा आक्रामक हो गए। यह एक साफ साजिश थी और वे जू वयांग को भी साफ साफ फायदे दे रहे थे। हर बार जब वे बाहर की खदानों और दवाइयों के खेतों को नष्ट करते तो गो पॉइजन सेक्ट के कल्टिवेटर इसे एक वीडियो स्टोन से रिकॉर्ड करते और फिर 100 पॉइजन सेक्ट के बाहर ब्रॉडकास्ट करते। 100 पॉइजन सेक्ट के कल्टिवेटर इतने गुस्से में थे कि वे पूरे गो पॉइजन सेक्ट को जिंदा निगल जाना चाहते थे। कुछ दिनों बाद 100 पॉइजन सेक्ट के कुछ कल्टिवेटर आखिरकार इसे और ज्यादा नहीं रोक सके। उन्होंने जू वयांग के ऑर्डर नहीं माने और चुपचाप बदला लेने के लिए बाहर भाग गए। होस्ट के शिष्य वान केपिंग को गो पॉइजन सेक्ट के कल्टिवेटर द्वारा पहली बार मारे जाने पर बधाई। आपको 10 ब्रेकथ्रू स्टोन्स मिले हैं। होस्ट के शिष्य जेन हे को गो पॉइजन सेक्ट के कल्टिवेटर द्वारा जीवन में पहली बार मारे जाने पर बधाई। आपको 50 ब्रेकथ्रू स्टोन्स मिले हैं। होस्ट के कबीले के सदस्य झूगे एर को गो पॉइजन सेक्ट के कल्टिवेटर द्वारा जीवन में पहली बार मारे जाने पर बधाई। आपको 100 ब्रेकथ्रू स्टोन्स मिले हैं। जल्द ही झू वयांग को संबंधित सिस्टम नोटिफिकेशन मिला। इन बेवकूफ़ों ने उसके लिए कुछ ब्रेकथ्रू स्टोन्स भी लाए थे और उनकी संख्या कम नहीं थी। यह उसे छिपते रहने और गो पॉइजन सेक्ट को एक एक करके रिसोर्स पॉइंट्स को नष्ट करते देखने के लिए मजबूर करने के लिए नहीं था। उसी समय और भी 100 पॉइजन सेक्ट के कल्टिवेटर उसके लिए ब्रेकथ्रू स्टोन्स लाएंगे। ये थोड़ा बुरा था, लेकिन जू वनहाओ को बुरा नहीं लगा। सच कहूं तो अगर वह न होता तो 100 पॉइजन सेक्ट और गो पॉइजन सेक्ट के बीच न जाने कब तक अनबन रहती। भविष्य में उनका नुकसान और भी ज्यादा होता। अगर अभी उसके साथ थोड़ा अन्याय होता तो जब जू वुवान गो पॉइजन सेक्ट का इलाका छीन लेता तो वह सब कुछ ठीक कर लेती। इसके अलावा जू वुवान को 100 पॉइजन सेक्ट के साधकों से कोई अपनापन महसूस नहीं होता था। जब गो पॉइजन सेक्ट ने 100 पॉइजन सेक्ट के बाहर के सभी रिसोर्स पॉइंट साफ कर दिए तो जू वुवान 100 पॉइजन सेक्ट का हेडक्वार्टर छोड़कर 10,000 इंसेक्ट वैली के पास गो पॉइजन सेक्ट के टेम्पररी बेस में घुस गया। सुरक्षा के लिए गो पॉइजन सेक्ट का टेम्पररी बेस अभी भी एक सपाट पहाड़ पर था। जमीन पर सख्त पत्थर भरे हुए थे, इसलिए जू वुवान के लिए गो पॉइजन सेक्ट के साधकों को मारने के लिए जमीन में घुसना मुश्किल होगा। आसपास मशालों, चमकते मोतियों और ऐसी ही चीजों से भरा हुआ था। रात में भी जगह खूब रोशन रहती थी। उन्हें डर था कि जू वयांग चुपके से हमला कर देगा, लेकिन गो पॉइजन सेक्ट के साधकों को यह देखकर झटका लगा कि उन्होंने 100 पॉइजन सेक्ट के बाहर सभी रिसोर्स पॉइंट्स को साफ कर दिया था, लेकिन 100 पॉइजन सेक्ट के नए सेक्ट मास्टर जू वयांग बिल्कुल भी नहीं दिखे थे। वे इतने दिनों से बेकार में पहरा दे रहे थे। मुझे लगता है कि जू वुवान पागल हो गया है। 100 पॉइजन सेक्ट के सेक्ट लीडर के तौर पर उसने असल में देखा कि 100 पॉइजन सेक्ट ने हजारों सालों में जो नींव जमा की थी उसे हम धीरे धीरे लूटकर खत्म कर रहे थे। क्या उसे दुख नहीं हो रहा? पहले हमारे एल्डर फैंग चेनवू ने 100 पॉइजन सेक्ट को बस थोड़ा सा भड़काया था, लेकिन जू वुवान हमारे लेक हॉट आइलैंड पर भाग गया था और चुपके से हमला कर दिया था। हमारा हेडक्वार्टर भी जला दिया गया था,
लेकिन अब जब हम 100 पॉइजन सेक्ट की नींव खोद रहे हैं तो जू वुआंग ने असल में कुछ नहीं किया है। इसका कोई मतलब नहीं बनता। क्या ऐसा हो सकता है कि जू वुआंग, उस कमीने ने ज़बरदस्ती एक हाई लेवल स्पेल का इस्तेमाल करके अपनी कल्टीवेशन की नींव को नुकसान पहुंचाया हो, इसीलिए वह पिछले कुछ दिनों से दिखावा करने के लिए बाहर नहीं आया है? मुझे लगता है कि यह मुमकिन है, वरना जू वुआंग ने इतनी अजीब हरकतें नहीं की होती जब तक कि उसे 100 पॉइजन सेक्ट की नींव की बिल्कुल भी परवाह न हो, जो कि नामुमकिन है। हालांकि आज रात हम अच्छी नींद ले सकते हैं। जू वयांग ने कुछ दिन पहले कोई चुपके से हमला नहीं किया था। अब जब 100 पॉइजन सेक्ट के बाहर के सभी रिसोर्स हमने खत्म कर दिए हैं तो जू वयांग का दोबारा आकर परेशानी खड़ी करना नामुमकिन है। गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर, जो कई दिनों से अलर्ट पर थे, उन्हें लगा कि चूंकि जू वयांग ने कुछ दिन पहले 100 पॉइजन सेक्ट के रिसोर्स को खत्म करने से रोकने के लिए चुपके से हमला नहीं किया था, इसलिए अब जब 100 पॉइजन सेक्ट के रिसोर्स लगभग खत्म हो चुके थे तो वे दिखाई नहीं देंगे। इसलिए गो पॉइजन सेक्ट के कई कल्टीवेटर आराम कर रहे थे। यहाँ तक कि इलाके की रखवाली करने वाले कल्टीवेटर भी ज़्यादातर सो रहे थे, जिसमें गो पॉइजन सेक्ट के ग्रैंड एल्डर मियाओ रेनफा भी शामिल थे। हालांकि गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर यह नहीं जानते थे कि जू वयांग एक बेरहम आदमी था जो अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था। वह इन कुछ दिनों में इसलिए नहीं दिखाई दिया क्योंकि वह उनके हाथों का इस्तेमाल करके बहुत सारे ब्रेकर थ्रू स्टोन कमाना चाहता था खुद को। अब जब गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर बेकार हो गए थे तो उनके जरिए बड़ी मात्रा में ब्रेकर थ्रू स्टोन कमाने का समय आ गया था। इस रात जब गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर सबसे ज्यादा रिलैक्स थे, जू वुआन चुपचाप तेज रोशनी वाले गो पॉइजन स्टेशन में घुस गया और एक बार फिर पेट्रोलिंग कल्टीवेटर में बदल गया जो टैंक के बीच घूम रहा था। जहरीली लाइटलेस नीडल्स जू वुआन के चारों ओर घूम गईं और गो पॉइजन सेक्ट के क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर्स के शरीर में घुस गईं। सिर्फ एक घंटे में 3000 से ज्यादा गो पॉइजन सेक्ट के क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर्स जहरीली लाइटलेस नीडल्स से छेदे गए थे। ये देखकर कि जहर असर करने वाला है, जू वुआन ने पहले मिली जानकारी का इस्तेमाल उन टेंटों में घुसने के लिए किया जहां फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स रहते थे। लाइटलेस नीडल और इल्यूजनरी इमोर्टल मस्टर्ड की मदद से उसने गो पॉइजन सेक्ट के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स को एक एक करके मार डाला। जू वुआन की अभी की ताकत से वह एक आम शुरुआती गोल्डन कोर कल्टीवेटर से भी निपट सकती थी, कुछ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स की तो बात ही छोड़िए। जू वयांग के सामने गो पॉइजन सेक्ट के ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स कमज़ोर चूज़ों जैसे थे। जू वयांग की बिना रोशनी वाली सुइयां आसानी से उनके शरीर में घुस गईं और उन्हें लाश में बदल दिया। क्योंकि समय काफ़ी कम था, जू वयांग ने उन्हें भूतिया चेहरे बनाने, चोटी बनाने या सिर मुंडवाने का कोई तहखाना नहीं दिया। इसके बजाय उसने उन्हें सीधे मौत के मुंह में भेज दिया। नहीं तो वे निश्चित रूप से और ज़्यादा ब्रेकर थ्रू स्टोन पा सकते थे। इसे अफसोस की बात ही कहा जाना चाहिए। जब लगभग 15 मिनट का समय हो गया तो जू वयांग गो पॉइजन सेक्ट के कैंप से भागा नहीं। इसके बजाय उसने अपना रूप बदला और गो पॉइजन सेक्ट के एक क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर में बदल गया। जैसा कि कहा जाता है, सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित जगह होती है। गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर ने कभी नहीं सोचा होगा कि जू वयांग, जिसने अभी अभी एक बड़ा जुर्म किया था, अभी भी उनके स्टेशन पर है। इसका कोई मतलब नहीं था। पहले जू वयांग बुरे काम करने के तुरंत बाद चला जाता था। जल्द ही जू वुआन ने एक तेज चीख सुनी। जू वुआन के जहर से परेशान पहले बैच के साधक हरकत करने लगे। सांप के जहर फैलाने का एक पल। ये सांप के जहर फैलाने का एक और पल है। जू वयांग फिर से यहाँ है। जल्दी से ग्रैंड एल्डर, सेक्ट मास्टर और बड़ों को बुलाओ। अब हमें क्या करना चाहिए? चिंता मत करो शिष्यों, पिछली बार नुकसान होने के बाद हमने तुरंत सांप के जहर के एंटीडोट पर रिसर्च की। इसके अलावा ग्रैंड एल्डर की मदद से हमने इसे कुछ ही दिनों में बना लिया। उस छोटे कमीने जू वयांग ने निश्चित रूप से ऐसा नहीं सोचा होगा। जब तक वे सांप के जहर का एंटीडोट लेते रहेंगे, वे सुरक्षित और ठीक रहेंगे। सभी शिष्यों, हमारे साथ सहयोग करें और जहर का एंटीडोट दें ताकि उन सभी शिष्यों को बचाया जा सके जिन्हें जहर दिया गया है। घबराए हुए शिष्यों को देखकर मियाओ रेनफा, मियाओ जेंगगुआंग और दूसरों ने शांति से एंटीडोट निकाला, जो एक तुरुप के पत्ते जैसा था, और इसे जितनी जल्दी हो सके उन सभी गो पॉइजन सेक्ट के साधकों में बांट दिया जिन्हें स्नैक पॉइजन से जहर हो गया था। जू वुआन भी मदद के लिए आगे बढ़ा। वह भीड़ के बीच से निकला और लाइटलेस नीडल चुपचाप उसके शरीर में घुसी, चुभ हुई और उसकी हरकतों के साथ अंदर बाहर होती रही। उसने और भी गो पॉइजन सेक्ट क्यू कंडेंसेशन कल्टीवेटर के शरीर में बेहतर जहर इंजेक्ट किया। यहाँ तक कि कुछ शुरुआती और बीच के स्टेज के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर भी जहर से भटक गए क्योंकि वे जहरीले कल्टीवेटर का इलाज करने में बिजी थे। जू वयांग ने भी मौके का फ़ायदा उठाकर उन्हें स्नैक पॉइजन से घायल कर दिया। अपनी मर्जी से वहीं टिके रहने का यह एहसास सच में बहुत अच्छा था। कैसा है?
क्या दवा असरदार है? हमने झू वयांग का दिया हुआ जहर भी टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया है। यह एंटीडोट बीमारी के लिए एकदम सही है और इसका असर बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं होगी। यह एंटीडोट जहर से छुटकारा दिला सकता है। गो पॉइजन सेक्ट के कई साधकों की उम्मीद भरी निगाहों के नीचे दर्जनों मिनट बाद गो पॉइजन सेक्ट के पहले बैच के साधकों ने, जिन्होंने एंटीडोट लिया था, खून की उल्टी करना शुरू कर दिया। फफ 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 सांप के जहर का एंटीडोट लेने वाले गो पॉइजन सेक्ट के साधकों के मुंह से खून की धार बहने लगी। उनमें से कुछ ने तो अपने अंदरूनी अंग भी थूक दिए। जैसे ही खून की धार बहने लगी, ये गो पॉइजन सेक्ट के साधक एक एक करके दर्द से गिर पड़े और हिल भी नहीं पा रहे थे। यह कॉन्फिडेंट बुजुर्गों को देखकर 20,000 गो पॉइजन सेक्ट के साधक चुप हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। सबके शौक का फायदा उठाकर झू वयांग और लोगों के शरीर में घुसा और बाहर निकला। नहीं, यह झू वयांग के कंट्रोल वाली लाइटलेस नीडल्स होनी चाहिए जो और गो पॉइजन सेक्ट के साधकों के शरीर में घुस रही थीं और बाहर निकल रही थीं। जहर फिर से बेहतर हो गया है। काफी देर बाद गो पॉइजन सेक्ट का एक बुजुर्ग जो फार्माकोलॉजी में माहिर था, जोर से चिल्लाया। उसका चेहरा दर्द से भर गया था। ये दहाड़ सुनकर गो पॉइजन सेक्ट के सभी साधक भड़क गए। ये कैसे हो सकता है? क्या झू वुवान ने अभी अभी असली सांप के जहर को मॉडिफाई नहीं किया था? ये कब से हो रहा है? उसने सांप के जहर को कैसे मॉडिफाई किया? उसने ये कैसे किया? उद्धरण चिन्ह। सबसे ज़रूरी बात, झू वयांग को कैसे पता चला कि हमने पहले ही सांप के जहर का एंटीडोट बना लिया है और समय रहते ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन बदलकर अपना एंटीडोट बेअसर कर दिया? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे 100 पॉइजन सेक्ट में कोई जासूस हो? अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम अपने हज़ारों चेलों को ऐसे मरते हुए देखेंगे? पहले 100 पॉइजन सेक्ट की प्रोटेक्टिव एरे बनावट बदली गई। फिर स्नैक पॉइजन का एंटीडोट बदला गया। 100 पॉइजन सेक्ट हर बार दुश्मन के आगे बढ़ने का अंदाज़ा कैसे लगा पाता है? उन्होंने ये कैसे किया? झू वयांग भी, जो गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर के भेष में था, भीड़ में दुख से चिल्लाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि झू वुआन जैसा जीनियस इतने कम समय में स्नैक पॉइजन को बदल सकता है। फार्माकोलॉजी के फील्ड का कोई राक्षस भी ऐसा नहीं कर सकता। क्या वह मशहूर जहर राजा हो सकता है जो 10,000 साल में सिर्फ एक बार आता है? हालांकि हैरान गो पॉइजन सेक्ट के साधकों को देखकर झू वानहाओ भी कुछ बोल नहीं पाया। पहले जब वह लेक हॉट आइलैंड पर था, झू वानहाओ ने गो पॉइजन सेक्ट के एक साधक को ये कहते सुना था कि वे कुछ ही दिनों में सांप के जहर का एंटीडोट बना सकते हैं। उस समय झू वयांग को ये याद था। इसके अलावा एक महान जहर एक्सपर्ट होने के नाते 100 पॉइजन सेक्ट का थोड़ा ज़्यादा ताकतवर जहर एक्सपर्ट भी इसका अंदाज़ा लगा सकता था। इसलिए क्योंकि झू वुआन ने उसे फिर से जहर दिया था, तो वह ज़रूर सोचेगी कि गो पॉइजन सेक्ट ने पहले ही कोई एंटीडोट बना लिया है। इसलिए उसे नेचुरली इसे बेहतर बनाना था या जहर बदलना था। चूंकि झू वयांग ने जहर नहीं बदला, इसलिए उसने नेचुरली कुछ सुधार किए। आखिर में ये गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर अभी भी बहुत हैरान थे। क्या वे सब बेवकूफ़ थे? हालांकि झू वुआन ने कभी नहीं सोचा था कि लेक हॉट आइलैंड पर गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर असल में डींगे मार रहे थे। भले ही 100 पॉइजन सेक्ट अपनी पूरी ताकत लगा ले, फिर भी कुछ ही दिनों में स्नैक पॉइजन का एंटीडोट बनाना बहुत मुश्किल होगा। स्नैक के पॉइजन को बदलने की तो बात ही छोड़िए, मुश्किल तो और भी ज़्यादा थी। अगर झू वुआन का टैलेंट बहुत ज़्यादा ना होता, उसकी समझ बहुत अच्छी ना होती और उसकी एल्केमी स्किल्स एक लो ग्रेड टॉप ग्रेड एल्केमिस्ट के लेवल तक ना पहुंची होती, साथ ही मेडिसिन की कला में उसकी काबिलियत न होती, तो वह इतने कम समय में यह नहीं कर पाता। इसलिए झू वयांग की हालत सिर्फ एक खास मामला थी। गो पॉइजन सेक्ट का जवाब पक्का बहुत गलत नहीं था और वे बेवकूफ़ों का झुंड नहीं थे। अगर 100 पॉइजन सेक्ट के साधकों को भी इस बारे में पता होता, तो भी वे उस तेज़ी से आह भरते जिस तेज़ी से गो पॉइजन सेक्ट ने एंटीडोट बनाया। झू वुआन ने गो पॉइजन सेक्ट के साधकों को कम आंका था। बेशक ये भी हो सकता था कि झू वयांग बहुत ज़्यादा शैतान हो। उसके पास एक मजबूत बुनियाद थी, कई तुरुप के पत्ते थे और घटिया तरीके थे। इसके अलावा गो पॉइजन सेक्ट ने झू वयांग को थोड़ा कम आंका था, इसलिए झू वयांग ने उन्हें इतने समय तक परेशान किया था। ऐसा लग रहा था जैसे उन पर हेलो ऑफ रिटार्डनेस का असर हो गया हो। लेकिन साफ साफ कहूँ तो अगर 100 पॉइजन सेक्ट को झू वान्यू जैसे दुश्मन का सामना करना भी पड़े, तो वे इससे बेहतर कैसे हो सकते थे? असल में 100 पॉइजन सेक्ट पहले भी झू वयांग जैसे बड़े शैतान का सामना कर चुका था और वे उसके हाथों लगभग खत्म हो गए थे। अगर ग्रैंड एल्डर ओ यांगमिंग समय रहते अकेलेपन से बाहर नहीं आ जाते, तो 100 पॉइजन सेक्ट झू वयांग के हाथों बर्बाद हो सकता था। इसलिए जब 100 पॉइजन सेक्ट ने झू वयांग का सामना किया, तो उनके प्रदर्शन से ये देखा जा सकता था कि गो पॉइजन सेक्ट के साधक बेवकूफ़ों का ग्रुप नहीं थे।
इस बात का फायदा उठाते हुए कि गो पॉइजन सेक्ट का कैंप इंसानों के आकार के फव्वारों से भरा हुआ था और आसपास गंदगी फैली हुई थी, जू वयांग अपनी मर्जी से 1 घंटे से ज्यादा समय तक इधर उधर आता जाता रहा। इस बार गो पॉइजन सेक्ट के 4000 से ज्यादा रिफाइनमेंट स्टेज के कल्टीवेटर को लाइटलेस नीडल्स ने घायल कर दिया, जिसमें लगभग 100 शुरुआती और बीच के स्टेज के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर शामिल थे। ये सब खत्म करने के बाद जू वयांग जाहिर है कि अब और यहाँ नहीं रुकेगी। वह चुपचाप गो पॉइजन सेक्ट के कैंप से चली गई और उन हजारों ब्रेकर थ्रू स्टोन्स को पचाने के लिए जगह ढूंढने की तैयारी करने लगी जो उसे अभी अभी मिले थे। ब्रेकर थ्रू स्टोन को एब्जॉर्ब करने से पहले जू वानहाओ ने 100 पॉइजन सेक्ट की सेना को बताया कि क्या हुआ था। जल्द ही ओ यांगमिंग मिंगी की लीडरशिप में 100 पॉइजन सेक्ट के लगभग 30,000 कल्टीवेटर अस्त व्यस्त गो पॉइजन कैंप पर टूट पड़े। इतने लंबे समय तक दुखी रहने के बाद गो पॉइजन सेक्ट के लिए खून से कीमत चुकाने का समय आ गया है। गो पॉइजन सेक्ट के पोते मरो तो सेक्ट लीडर ने इन दिनों कोई कदम क्यों नहीं उठाया? इसका कारण गो पॉइजन सेक्ट के बेवकूफ़ों को सुन्न करना और गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर को आज रात एक बड़ा सरप्राइज देना है। इस तरह हम इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। हाँ, कहा जाता है कि सेक्ट लीडर ने आज रात गो पॉइजन सेक्ट के 8000 कल्टीवेटर को मार डाला। गो पॉइजन सेक्ट के 1/3 से ज़्यादा कल्टीवेटर अकेले सेक्ट लीडर ने मारे थे। इस बार हम ज़रूर जीतेंगे। हमारे पास गो पॉइजन सेक्ट से 10,000 से ज़्यादा कल्टीवेटर हैं। अगर हम अभी भी गो पॉइजन सेक्ट को नहीं हरा पाए तो हम सेक्ट मास्टर को निराश करेंगे। उस समय हम सेक्ट मास्टर का सामना कैसे कर सकते हैं? शोक मनाने वाले सैनिक जीतेंगे। इस बार 100 पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर भी शोक मना रहे थे। आखिरकार गो पॉइजन सेक्ट ने इस समय में इतने सारे रिसोर्स पॉइंट साफ कर दिए थे, जिसमें गो पॉइजन सेक्ट की 3 बड़ी फोर्स भी शामिल थीं। 100 पॉइजन सेक्ट के सभी कल्टीवेटर प्रभावित हुए थे। उसी समय 100 पॉइजन सेक्ट के कई साधक चुपके से बदला लेने के लिए निकले थे, लेकिन गो पॉइजन सेक्ट के साधकों ने उन्हें मार डाला। ये भी एक खून का झगड़ा था। धन या इंसानियत का रास्ता रोकना अपने माता पिता को मारने जैसा था। इसलिए 100 पॉइजन सेक्ट के साधकों के गुस्से का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उस समय जब उन्होंने हमला किया तो वे सभी अपनी 120% लड़ाई की ताकत के साथ भड़क उठे। दूसरी ओर गो पॉइजन सेक्ट ने जल्दबाजी में लड़ाई स्वीकार कर ली थी। उनका हौसला बहुत कम था और उनके बहुत से शिष्य मारे गए थे। इसलिए उन्हें 100 पॉइजन सेक्ट के साधकों ने एक पल के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और उनमें वापस लड़ने की ताकत लगभग नहीं बची थी। गो पॉइजन सेक्ट के ग्रैंड एल्डर मियाओ रेनफा 100 पॉइजन सेक्ट के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म साधक को खुद मारना चाहते थे, लेकिन उन्हें ओ यांगमिंग ने रोक दिया। वे दोनों लड़ने लगे और एक बहुत बड़ा जहरीला कीड़ा और हवा के ब्लेड हवा में उड़ने लगे। बूम बूम बूम, जहरीला कीड़ा जहां भी गुजरा चट्टानें गिर गईं, जमीन फट गई और कुछ 100 मीटर तक एक छोटी नदी भी खत्म हो गई। ये पॉइजन वर्म स्टिंग था, एक घटिया स्पिरिचुअल हथियार जिसमें गो पॉइजन सेक्ट का ग्रैंड एल्डर मियाओ रेनफा माहिर था। कैओटिक ब्लेड विंड जू एक ऐसे जाल की तरह था जिससे निकला नहीं जा सकता था, जिसने इस पॉइजन वर्म को सील कर रखा था। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि इसमें कोई बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन इसने पॉइजन वर्म स्पाइक को तबाही मचाने से मजबूती से रोक दिया। इससे पता चलता था कि कैओटिक ब्लेड विंड जू कितना ताकतवर था। 2 गोल्डन कोर के बीच लड़ाई कई हजार मीटर के दायरे में फैल गई। आसपास की हर चीज उनकी ताकत के झटकों से आसानी से तबाह हो गई, जैसे वे टोफू से बनी हों। जू वयांग, जिसने ये सब दूर से महसूस किया, वह भी हैरान रह गया। गोल्डन कोर स्टेज के दाओइस्ट मास्टर की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। इस समय अगर जू वयांग का सामना मियाओ रेनफा से होता तो उसके जीतने का ज्यादा से ज्यादा 20% चांस होता। हालांकि उसके लिए बच निकलना फिर भी बहुत आसान होता। मियाओ रेनफा जू वयांग को हरा नहीं पाता। मियाओ रेनफा को शुरुआती स्टेज के और स्कोर कल्टीवेटर में एक्सपर्ट माना जा सकता है। आम शुरुआती स्टेज के और स्कोर कल्टीवेटर उससे लगभग 2 गुने ताकतवर थे। इसलिए जू वुवान की अभी की ताकत आम और स्कोर कल्टीवेटर को दबाने में काबिल होनी चाहिए। ये पहले से ही बहुत अच्छा था। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोल्डन कोर से लड़ सकता है, आपको और क्या चाहिए? युद्ध के मैदान में जो हो रहा था उसे नज़रअंदाज करते हुए जू वुवान एक बड़ी चट्टान में छिप गई और इस बार मिले बहुत सारे ब्रेकर थ्रू स्टोन्स को एब्जॉर्ब करने लगी। जैसे जैसे प्रिमोडियल डाओ जेड बुक भूमि, बहुत सारे ब्रेकर थ्रू स्टोन्स एक अजीब सी ताकत में बदल गए जो लगातार जू वयांग के शरीर में बढ़ती गई। उन्हें जू वयांग ने एब्जॉर्ब कर लिया और उनके बीच के डेंटियन में ट्रू एसेंस लेक में एसेंस क्रिस्टल्स में कंडेंस हो गए। उसी समय क्विंटेसेंशियल एसेंस लेक में क्विंटेसेंशियल एसेंस भी लगातार कंडेंस होकर इकट्ठा हो रहा था। डाओ बिगिनिंग एसेंस क्रिस्टल्स की बूंदों में बदल रहा था। इसकी ताकत तेजी से बढ़ी। जल्द ही बीच के डेंटियन में डाओ प्रिमोडियम एसेंस क्रिस्टल का एरिया 1000 मीटर के रेडियस तक पहुंच गया और फिर यह फैलता रहा।
1000 मीटर का रेडियस, 1005 मीटर, 1010 मीटर, 1050 मीटर, 1100 मीटर, 1200 मीटर। प्रिमोडियल डाओ एसेंस क्रिस्टल के फैलने के साथ ज़ुबयांग अपनी ताकत को बढ़ता हुआ साफ महसूस कर सकता था। वह स्पीड तो बस सोच से भी परे थी। इसके अलावा तेजी से ताकतवर होते प्रिमोडियल डाओ एसेंस क्रिस्टल ने ज़ू वुवान के शरीर को और भी ज़्यादा पोषण और मजबूत किया, जिससे ज़ू वुवान का शरीर लगातार बेहतर होता गया। बेशक इसने उसकी दिमागी ताकत को भी पोषण दिया। यह एक चौतरफा सुधार था। जब तक ज़ू वयांग ने सभी ब्रेक थ्रू स्टोन्स को एब्जॉर्ब किया, उसके बीच के डेंटियन में प्रिमोडियल डाओ एसेंस क्रिस्टल पहले ही 3000 मीटर के रेडियस तक पहुंच चुका था। सभी प्रिमोडियल डाओ क्विंटेसेंशियल एसेंस प्रिमोडियल डाओ एसेंस क्रिस्टल्स में कंडेंस हो गए थे। ज़ू वयांग को आगे जो करना था वह था प्रिमोडियल डाओ एसेंस क्रिस्टल्स को पूरी तरह से कल्टीवेट करना। उसके बाद वह इस बड़े प्रिमोडियल डाओ एसेंस क्रिस्टल को पॉलिश करना शुरू कर सकता था, इसे और ज़्यादा गाढ़ा और छोटा बनाता जाता था जब तक कि यह गोल्डन कोर में बदल न जाए। इसका मतलब था कि कल्टीवेटर गोल्डन कोर दायरे में आ गया था। इस समय ज़ू वानहाओ की मेंटल पावर और ट्रू एसेंस पावर पहले ही क्रिस्टलाइज हो चुकी थी। इस दायरे को फॉल्स कोर दायरा कहा जाता था, जिसका मतलब था कि वह गोल्डन कोर दायरे से आधा कदम दूर था। वह पहले ही गोल्डन कोर दायरे के आधे रास्ते पर था। पहले ज़ू कबीले के पूर्वज ज़ू मिंगजिंग इसी स्टेज पर थे। हालांकि उनका ट्रू एसेंस क्रिस्टल पहले ही अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था, इसीलिए उन्होंने गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंचने की हिम्मत की। लेकिन आम हालात में एक फॉल्स कोर रेल्म कल्टीवेटर के बीच वाले डेंटियन में ट्रू एसेंस क्रिस्टल का एरिया सिर्फ लगभग 4000 मीटर था। इसलिए ज़ू वयांग का ट्रू एसेंस क्रिस्टल अब कुछ पुराने फॉल्स कोर रेल्म कल्टीवेटर से कम नहीं था। बाकी सभी तरीकों को मिलाकर एक आम शुरुआती ऑरस कोर कल्टीवेटर को भी उसके सामने घुटने टेकने पड़ते। उसी समय पास ही के युद्ध के मैदान में 100 पॉइजन सेक्ट और गो पॉइजन सेक्ट के बीच लड़ाई खत्म हो गई थी। 100 पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर का सामना करते हुए जो उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर थे, गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर कैसे विरोध कर सकते थे। उन्हें 100 पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर ने पीछे धकेल दिया और उनके पास लड़ने के लिए लगभग ज़्यादा ताकत नहीं बची थी। इसके अलावा जहर वाले कल्टीवेटर भी थे जो समय समय पर ज़मीन पर गिर जाते थे, जिससे गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर पर दबाव बढ़ जाता था और वे लगभग गिर ही जाते थे। यह अजीब होता अगर वे ऐसे हालात में जीत पाते। 100 पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर और भी ज़्यादा दुखी थे जब दो दुखी सैनिक लड़े। इसलिए गो पॉइजन सेक्ट की लड़ाई जीतने वाला था और पूरी तरह से दुखी था। ये वाक्य थोड़ा गलत लगा। शायद ये कहना चाहिए कि गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर ज़्यादा दुखी थे, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा दुखी थे, इसीलिए उन्हें बुरी हार मिली। जहाँ तक सबसे ज़रूरी गोल्डन कोर बैटलफील्ड की बात है, जैसे ही ज़ू वयांग पास आया, इस समय कुछ हुआ। विंग मियाओ रेनफा ने अचानक हज़ारों गो वम छोड़े ताकि 100 पॉइजन सेक्ट के सुप्रीम एल्डर ओ यांगमिंग मिंगी को कुछ समय के लिए रोका जा सके। फिर वह एक ब्लैक लाइट में बदल गया और ज़ू वुवान की ओर भाग गया। एक जेंटलमैन के लिए बदला लेने में कभी देर नहीं होती। मैं आज की नाराज़गी हमेशा याद रखूंगा। भविष्य में 100 पॉइजन सेक्ट मेरे बदले का दिन रात इंतज़ार करेगा। सेक्ट खत्म हो गया और लगभग सभी कल्टीवेटर मारे गए या घायल हो गए। मियाओ रेनफा एक गोल्डन कोर पागल हो गया था और अब उसे कोई शर्म नहीं थी। वह 100 पॉइजन से मौत तक लड़ने के लिए तैयार था। अब से वह गोल्डन कोर के तौर पर अपनी पहचान को नज़रअंदाज करेगा और 100 पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर्स को बेरहमी से मार डालेगा, चाहे वे गोल्डन कोर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट या क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर हों। उसे अपने चेहरे की परवाह नहीं थी और उसने बदला लेने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। मियाओ रेनफा की बातें सुनकर ओ यांगमिंग के चेहरे के भाव बदल गए। हालांकि वह मियाओ रेनफा को हरा सकता था, लेकिन उसके लिए उसे मारना मुश्किल होगा। आखिर उनकी काबिलियत में इतना बड़ा फर्क नहीं था। अगर मियाओ रेनफा ने भविष्य में गोल्डन कोर के तौर पर अपनी पहचान की परवाह किए बिना 100 पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर्स का खास तौर पर शिकार किया तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। वह इस तरह से 100 पॉइजन सेक्ट को सच में खत्म कर सकता है। ओ यांगमिंग मिंगी जैसा गोल्डन कोर एक अमर कल्टीवेशन सेक्ट को कैसे सपोर्ट कर सकता है? उसे क्या करना चाहिए? ओ यांगमिंग थोड़ा परेशान था और 100 पॉइजन सेक्ट के कुछ साधक जो अपनी जीत के बाद लड़ाई देख रहे थे, उनके चेहरे पर बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। वे अब और खुश नहीं रह सकते थे। मियाओ रेनफा, आखिर तुम जिंदन स्टेज के एक दाओइस्ट मास्टर हो। अगर तुम बिना सोचे समझे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट और क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर पर हमला करोगे तो पूरी कल्टीवेशन दुनिया तुमसे नफरत करेगी। ओ यांगमिंग की बेबस धमकी सुनकर मियाओ रेनफा खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। तुमने मेरे सभी शिष्यों को नुकसान पहुंचाया और हमारे पुरखों का छोड़ा हुआ गो पॉइजन सेक्ट भी चला गया। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अपनी इज्जत की परवाह है? ओ यांगमिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? ओ यांगमिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वह चुप हो गया था।
ओयांगमिंग के बुरे चेहरे और डरे हुए 100 पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर को देखकर मियाओ रेनफा हंस पड़ा। जब तक तुम सो जहर पंथ के साधक डरपोक न हो जाओ और हमेशा के लिए अपने घोंसले में छिप न जाओ, बस मेरा इंतजार करो। तियान्या मिंग्यू। लेकिन इससे पहले कि मियाओ रेनफा अपनी बात पूरी कर पाता, उसके कान में एक ठंडी आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ के साथ मियाओ रेनफा को लगा कि उसके आसपास सब कुछ बदल गया है। सुनसान पहाड़ों की जगह दुनिया के दूर के कोने ले चुके थे। आसमान नीला था और समुद्र बेहिसाब था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपने में खो गया हो और उसे पता न हो कि वह कहाँ है। इस सपने जैसी दुनिया में एक चमकता हुआ चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था। मियाओ रेनफा पर चमक रहा था। सिर्फ चमकता हुआ चांद था, सिर्फ तियान्या को देखने के लिए। स्काईलाइन मून आर्ट को जू वुवान ने पहले ही मॉडिफाई कर दिया था और एक हाई ग्रेड स्पेल में बदल दिया था। इसे टॉप ग्रेड मैजिक वेपन ग्लेज्ड क्लियर इल्यूशन सेबर के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता था। ये चेहरे पर ठंडी हवा चलने जैसा था, जिससे लोग लगभग कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। घमंडी गोल्डन कोर मियाओ रेनफा का गला ग्लेज्ड क्लियर इल्यूजन सेबर से कट गया और खून बहने लगा। ये कैसे हो सकता है? मियाओ रेनफा ने जू वयांग को हैरानी से देखा जो उसके सामने आ गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर इतना ज़बरदस्त सेबर मूव कर सकता है जो उसे गोल्डन कोर स्टेज में एक डाओइस्ट मास्टर को भी मार सकता है। किसी ऊंचे लेवल के इंसान को मारना, उसने अपनी ज़िंदगी में इतने डरावने जीनियस को देखने की उम्मीद नहीं की थी। मियाओ रेनफा आंखें फाड़े गिर पड़ा। जू वयांग ने जल्दी से उसके शरीर को पकड़ा और उसे ऊपर नीचे ढूंढने लगा। जल्द ही उसने मियाओ रेनफा पर सारी कीमती चीज़ें गिरा दीं। होस्ट को बधाई कि उसने ज़िंदगी में पहली बार गोल्डन कोर स्टेज डाओइस्ट मास्टर मियाओ रेनफा को मारा। आपको 50,000 ब्रेक थ्रू स्टोन्स मिले हैं। होस्ट को बधाई कि उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार गोल्डन कोर स्टेज डाओइस्ट मास्टर की लाश निकाली। मियाओ रेनफा, तुम्हें 10,000 ब्रेक थ्रू स्टोन्स मिले हैं। एक ऊंचे लोग के दुश्मन को मारना, और जो मारा गया वह एक गोल्डन कोर था जो इस इलाके के सबसे ताकतवर साधकों में से एक था। उसका असर बहुत डरावना था और वह जू वुवान के लिए कुल 50,000 ब्रेक थ्रू स्टोन्स लाया। मियाओ रेनफा की चीज़ों के अलावा जू वुवान को इस बार पक्का बम्पर फसल मिली थी। ओयांगमिंग और 100 पॉइजन सेक्ट के साधकों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक एक गोल्डन कोर साधक को मार रहा है। क्या ये सच था? क्या हम चीज़ें देख रहे हैं, या वह सपना देख रहा था? पुराने ज़माने से 100 पॉइजन सेक्ट के साधकों ने ऐसी चीज़ के बारे में कभी नहीं सुना था, न ही उन्होंने ऐसी चीज़ देखी थी। यहाँ तक कि अनुभवी और जानकार ग्रैंड एल्डर ओयांगमिंग मिंगी को भी अपने दादाजी से ही पता था कि उनमें इतना बेमिसाल जीनियस था। महान मुख्य संप्रदाय जो अपने से एक स्तर ऊपर के दुश्मनों को मार सकता था। ऐसा बेमिसाल जीनियस आसानी से मेन सेक्ट की अलग अलग रैंकिंग में पहले नंबर पर आ सकता था और सबसे अच्छा खासा ट्रीटमेंट पा सकता था। उसे लीगेसी में कदम रखने और मेन सेक्ट की पोजीशन के लिए मुकाबला करने का मौका भी मिला। लेकिन एक कहानी तो बस एक कहानी होती है। ओयांगमिंग को लगा कि उसके दादा बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं क्योंकि मेन सेक्ट में ऐसा कोई जीनियस नहीं था। वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज कल्टीवेटर और ऑरस कोर स्टेज कल्टीवेटर के बीच का फ़र्क अच्छी तरह जानता था। यह आसमान और धरती के बीच का फ़र्क नहीं था, इसलिए उसे यकीन नहीं हुआ कि दुनिया में इतना बड़ा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज कल्टीवेटर है। लेकिन जब कहानी हकीकत में बदली तो ओयांगमिंग ये जानकर हैरान रह गया कि उसके दादा उस समय झूठ नहीं बोल रहे थे। दुनिया में सच में एक बेमिसाल राक्षस था जो ऊंचे लोग के दुश्मनों को मार सकता था। दूसरे 100 पॉइजन सेक्ट कल्टीवेटर और भी हैरान थे। वे मुंह खोले जू वान्यू को घूर रहे थे। दक्षिणी बंजर ज़मीन में एक दूर दराज जगह पर एक छोटे और मीडियम साइज के ग्रुप के तौर पर उन्होंने कभी नहीं सुना था कि कोई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर गोल्डन कोर कल्टीवेटर से लड़ सकता है। उनकी आम सोच में गोल्डन कोर को कोई हरा नहीं सकता था। चाहे कितने भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर हों, वे गोल्डन कोर का कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या हो रहा था? जू वुवान ने ये कैसे किया? क्या वे कुछ देख रहे थे? इस मामले का असर जू वयांग की उम्मीद से कहीं ज़्यादा था। जब बचे हुए 1000 या उससे ज़्यादा गो पॉइजन सेक्ट कल्टीवेटर ने ये सीन देखा तो वे और विरोध नहीं कर सके। वे उदास होकर ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गए और 100 पॉइजन सेक्ट कल्टीवेटर को उनसे निपटने दिया। उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था, यहाँ तक कि उनके सुप्रीम एल्डर को भी मार दिया गया था। उन्हें जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, तो विरोध करने के लिए क्या था? अगर वे सरेंडर कर देते तो उनके बचने का चांस हो सकता था। अगर वे जिद करके विरोध करते तो वे सिर्फ मरते। इस पल विशाल युद्ध का मैदान शांत हो गया। सबका ध्यान जू वुवान पर था। उन्होंने देखा कि वह गो पॉइजन सेक्ट के ग्रैंड एल्डर मियाओ रेनफा की लाश को कैसे उतार रहा है और मियाओ रेनफा के शरीर पर मौजूद सभी कीमती चीज़ें कैसे निकाल रहा है। उन्होंने देखा कि वह कैसे आराम से मियाओ रेनफा के शरीर को ज़मीन के नीचे दफना रहा है।
उसे लगा कि झू वुआंग की हर हरकत बहुत ही सुंदर, ताकतवर और रहस्यमयी थी। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम सच में गोल्डन कोर स्टेज तक नहीं पहुंचे? 100 पॉइजन सेक्ट में वापस जाते समय ओ यांगमिंग मिंगी बार बार इसे कंफर्म किए बिना नहीं रह सका। कोई सोच सकता है कि वह कितना हैरान हुआ होगा। झू वानवान ने बेबस होकर कहा, ग्रैंड एल्डर, आप ये सवाल 7 बार पूछ चुके हैं। क्या आप गोल्डन कोर स्टेज में दाओइस्ट मास्टर नहीं हैं? मुझे मत बताओ कि अब आप मेरी ताकत का दायरा नहीं देख सकते। बच्चे, तुमने इसे बहुत अच्छे से छिपा लिया। मुझे पक्का नहीं पता। ओ यांगमिंग ने आंखें घुमाईं। अगर मैं ऑरस कोर स्टेज का कल्टीवेटर होता तो मैं 1000 वेनोमस स्वैम्प में मियाओ रेनफा को मार डालता, झू वानवान ने कहा। मैं उसे अब तक जिंदा नहीं छोड़ता। वह अभी अभी फॉल्स कोर स्टेज में आया है। ये सब इस लड़ाई की वजह से है। उद्धरण चिन्ह। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि अपनी जिंदगी में मैं सच में एक ऐसा मॉन्स्टर देख पाऊंगा जो ऊंचे लेवल के दुश्मनों को मार सके। अगर तुम मेन सेक्ट में आ गए तो तुम्हारा भविष्य पक्का अनलिमिटेड होगा। ओ यांगमिंग आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। झू वुआन की आंखें चमक उठीं। मेन सेक्ट का क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे 100 पॉइजन सेक्ट के पीछे कोई ज़बरदस्त स्पोर्टर हो? इसे ऐसा नहीं माना जाता। तुम्हें अभी इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस ये जानना है कि 100 पॉइजन सेक्ट की नींव मजबूत है। ओ यांगमिंग ने सूखी हंसी हंसी। जब तुम गोल्डन कोर स्टेज पर पहुंचोगे तो मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही मैं तुम्हें एक शानदार मौका दूंगा। अगर तुम इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हो तो तुम एक ऊंचे स्टेज तक भी पहुंच सकते हो। एक्सेप्शनल गोल्डन कोर स्टेज की तो बात ही छोड़ो। बेशक, अगर तुम में काफ़ी टैलेंट है तो तुम और आगे जा सकते हो। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप में काबिलियत है या नहीं। ओ यांगमिंग की बातें सुनकर जू वानहाओ की आंखें चमक उठीं। 5 ट्रेजर्स पीक पर सीक्रेट स्टोन हॉल में वापस आकर जू वानहाओ को लगा कि 100 पॉइजन सेक्ट की विरासत थोड़ी ज़्यादा थी और ये दूसरे छोटे और मीडियम साइज के कल्टीवेशन सेक्ट की तुलना में बहुत आगे थी। अब जब उसने ओ यांगमिंग का कन्फर्मेशन सुना तो वह इसका इंतज़ार किए बिना नहीं रह सका। आखिरकार गोल्डन कोर स्टेज में कदम रखने के बाद अगर वह 100 पॉइजन्स टेक्निक की कल्टीवेशन नहीं करना चाहता था बल्कि जेड बुक ऑफ दाओ बिगिनिंग के निचले हिस्से की कल्टीवेशन जारी रखना चाहता था ताकि एक बेहतर बेस मिल सके तो उसे कुछ बड़े सेक्ट में जाना होगा। इसके अलावा जब वह समय आएगा तो 100 पॉइजन सेक्ट उसे कल्टीवेशन के लिए ज़रूरी चीज़ें नहीं दे पाएगा और जू वुआन को एक बेहतर जगह पर जाना होगा। इंसानों का स्वभाव था कि वे ऊंची ज़मीन और पानी के लिए कोशिश करते थे। नीचे की ओर बहें। जू वयांग स्वाभाविक रूप से हमेशा के लिए मौजूदा दायरे से बंधा नहीं रहना चाहता था। आखिरकार अगर कोई गोल्डन कोर स्टेज में कदम भी रख देता तो उसकी उम्र सिर्फ 1000 साल के आसपास ही होती। जब वे अमरदाव के इतने सुनहरे दौर में आ गए थे तो जू वयांग 1000 साल की उम्र से कैसे संतुष्ट हो सकता था। इस समय जू वुआन को ज़्यादा रिसोर्स, बेहतर साधना तकनीकें और ज़्यादा खुशहाल जगह ढूंढनी थी। अगर वह इसे ढूंढने के लिए खुद पर निर्भर रहता तो जाहिर है मुश्किल काफ़ी ज़्यादा होती। कुछ ताकतवर संप्रदायों में शामिल होना और बेहतर साधना तकनीकें और अमर तकनीकें हासिल करना भी बहुत मुश्किल होता। अगर इस समय अंदर जाने के लिए कोई अच्छी जगह होती तो जू वुआन स्वाभाविक रूप से समय रहते उसे पकड़ लेता। वैसे भी 100 पॉइजन संप्रदाय में ऐसी बहुत सी चीज़ें नहीं थीं जिनकी जू वानवान को परवाह थी। हालांकि नौझाओ राष्ट्र के शाही महल में कई सुंदरियां थीं जिनकी वह परवाह करता था। परवाह की जाती थी, फिर भी यह हमेशा के लिए जीने से बहुत दूर था। इसके अलावा जब जू वुआन की ताकत बढ़ेगी और उसे और ज़्यादा रिसोर्स और खजाने मिलेंगे तो वह वापस आकर अपनी औरतों को भी बेहतर बनाने में मदद कर पाएगी। कम से कम वह उनकी उम्र तो बढ़ा पाएगी। जैसा कि कहा जाता है, जब कोई इंसान ताऊ को पा लेता है तो मुर्गियां और कुत्ते स्वर्ग चले जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अभी जब जू वयांग 100 जहरों के संप्रदाय का सेक्ट मास्टर बना और उसे बहुत सारे रिसोर्स और खजाने मिले तो उसने नौझाओ देश की औरतों को एक हिस्सा दिया जिससे वे कोने दायरे में जा सकीं और 100 साल से ज़्यादा लंबी जिंदगी जी सकीं। जब भविष्य में उनकी ताकत और रुतबा बढ़ेगा तो जू वुआन शायद स्पिरिट पिल्स और मियाओ दवाइयों को बेहतर बना पाएगी जो उन्हें मार्शल आर्ट के जरिए अमरता के रास्ते पर जाने में मदद कर सकेंगी। बेशक अगर ऐसा करने से जू वुआन की साधना पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता तो जू वुआन उन्हें सपोर्ट करना जारी नहीं रखती। अगर वह खुद को खुश नहीं कर सकता था, अगर वह अमर नहीं बन सकता था और हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकता था तो वह दूसरों को कैसे खुश कर सकता था। इसके अलावा जू वयांग की अभी की देखभाल से उसने असल में उनकी मेहरबानी का बदला चुका दिया था और उन पर कुछ भी बकाया नहीं था। दुनिया में जू वानहाओ की औरतों के तौर पर उनके साथ कई देशों के राजाओं जैसा बर्ताव किया जाता था। कुछ मामलों में वे इन राजाओं के बराबर भी नहीं थीं। जिंदगी भर की दौलत, जिंदगी भर की ताकत और हाँ, जिंदगी भर की जियाटियन ताकत। उनकी रक्षा करने वाले साधक भी थे। जू वुआन उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता था।
पूरे 100 जहरों के ग्रुप में बहुत कम साधक थे जो किसी इंसानी औरत के साथ ऐसा कर सकते थे। जू वयांग की पूरे 100 जहरों के ग्रुप ने गहरी भावनाओं वाले आदमी के तौर पर तारीफ भी की थी। इससे जू वयांग थोड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाया। आखिरकार दुनिया में उसकी 200 से ज़्यादा औरतें थीं। धरती पर जो टॉप 10 में थी उसके पैरों तले 200 से ज़्यादा औरतें थीं। यह मशहूर सी किंग था। ज़्यादातर सी किंग भी जू वान्यू का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उसे पक्का सब लोग एक प्लेबॉय और घटिया समझकर नफरत करेंगे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरी दुनिया में ये सच में गहरी भावनाओं वाले आदमी का मॉडल बन जाएगा। ये बकवास था। जू वयांग इसे कैसे सह सकता था, लेकिन ये सच में अच्छा लगा। जू वुवान को ओह यांगमिंग की बातें सुनने के बाद उस मेन सेक्ट से और भी ज़्यादा उम्मीदें थीं जिसका जिक्र किया था। चाहे वह ये हो कि 100 पॉइजन सेक्ट की साधना तकनीकें और अमर कलाएं अनोखी और शक्तिशाली थीं, या वह जानकारी जो ओह यांगमिंग ने हाल ही में बताई थी, 100 पॉइजन सेक्ट के पीछे कोई तो ज़रूर होगा। इसके अलावा यह आदमी थोड़ा अजीब था। अगर मेन सेक्ट इतना मजबूत नहीं होता तो वह जू वुवान को इतना बड़ा मौका और अच्छी किस्मत कैसे दिला पाता। इसलिए ओह यांगमिंग का तथाकथित मुख्य संप्रदाय निश्चित रूप से असाधारण था। शायद ऐसे साधक थे जो गोल्डन कोर स्टेज से आगे निकल गए थे या उससे भी ऊपर, ऊंचे। आखिरकार ओह यांगमिंग ने पहले बताया था कि दाओ की शुरुआत की जेड बुक के निचले हिस्से की खासियत और व्यवहारिकता के कारण कई बड़े साधना संप्रदायों ने इसे सील करने के लिए हाथ मिलाया था। अगर किसी के पास पर्याप्त ताकत और प्रभाव नहीं था तो वे दाओ की शुरुआत की जेड बुक के निचले हिस्से के मालिक होने के योग्य नहीं होंगे। चूंकि 100 जहर संप्रदाय के पीछे के मुख्य संप्रदाय के पास ऐसी साधना तकनीक थी, इसका मतलब था कि 100 जहर संप्रदाय के पीछे का मुख्य संप्रदाय निश्चित रूप से साधारण नहीं था। बाद में जब जू वयांग आगे नहीं बढ़ सका तो वह औषधीय जड़ी बूटियां चुराने, आत्मा की गोलियां चुराने, बेकार की गोलियां चुराने, खजाने चुराने, अपना सिर मुंडवाने, भूत के चेहरे बनाने के लिए मुख्य संप्रदाय में जा सकता था। नहीं, उसे साधना करने और खुद को बेहतर बनाने के लिए मुख्य संप्रदाय में जाना चाहिए था। उसे 5 गुणों और 4 सुंदरियों वाला एक बेहतरीन अमर साधक होना चाहिए। उसे मुख्य संप्रदाय को बनाने में अपनी ताकत लगानी चाहिए। साथ ही उसे मुख्य संप्रदाय से कुछ सैलरी और इनाम भी मांगना चाहिए। उस समय जू वनहाओ 100 पॉइजन सेक्ट के साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल नहीं करता। उसने 100 पॉइजन सेक्ट को लगभग खत्म कर दिया था और 100 पॉइजन सेक्ट के चेले अब भी खुशी खुशी कह रहे थे कि वह 100 पॉइजन सेक्ट का बचाने वाला है। इस समय जू वुवान को नहीं पता था कि मेन सेक्ट से उसे जो चीज़ें मिली थीं वे उसकी सोच से कहीं ज़्यादा थीं। ताकत, रुतबा, पावर, इस जिंदगी में एक दाव पार्टनर, एक महिला कॉन्फिडेंट, ये सब कुछ था। जैसे ही 100 पॉइजन सेक्ट ने गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर को लगभग खत्म कर दिया, विशाल गो पॉइजन सेक्ट अपने आप 100 पॉइजन सेक्ट का कब्जा हो गया। जो रिसोर्स पॉइंट्स शुरू में बहुत ज़्यादा डैमेज हुए थे वे गो पॉइजन सेक्ट के फिर से भरने से जल्दी ठीक हो गए। होस्ट को गो पॉइजन सेक्ट की रेडस्टोन माइन को जिंदगी में पहली बार पाने के लिए बधाई। आपने 1000 ब्रेकर थ्रू स्टोन्स हासिल किए हैं। होस्ट को गो पॉइजन सेक्ट का हाफ मून फॉरेस्ट हर्ड फील्ड जिंदगी में पहली बार पाने के लिए बधाई। आपने 2000 ब्रेकर थ्रू स्टोन्स हासिल किए हैं। होस्ट को गो पॉइजन सेक्ट का हेडक्वार्टर लेक आइलैंड जिंदगी में पहली बार पाने के लिए बधाई। आपने 10,000 ब्रेकर थ्रू स्टोन्स हासिल किए हैं। गो पॉइजन सेक्ट के रिसोर्स पॉइंट्स को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। आखिर जू वुवान इस दौरान गो पॉइजन सेक्ट के हेडक्वार्टर लेक हॉट आइलैंड में बिजी था। इसलिए 100 पॉइजन सेक्ट इन रिसोर्स पॉइंट्स पर पूरी तरह से कब्जा करने और काफ़ी ब्रेकर थ्रू स्टोन्स हासिल करने में कामयाब रहा। बदकिस्मती से गो पॉइजन सेक्ट के हेडक्वार्टर लेक हॉट आइलैंड को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसलिए गो पॉइजन सेक्ट के हेडक्वार्टर लेक हॉट आइलैंड पर कब्जा करने के 100 पॉइजन सेक्ट के कदम से जू वयांग को सिर्फ 10,000 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले, जो कई आम रिसोर्स पॉइंट्स के बराबर थे। हालांकि जब उसने लेक हॉट आइलैंड को जलाने से मिले फ़ायदों के बारे में सोचा तो जू वयांग को अब अफसोस नहीं हुआ। बेशक 100 पॉइजन सेक्ट के साधकों को अफसोस, निराशा या अफसोस हुआ या नहीं, यह जू वयांग का काम नहीं था। जब तक ये टूल जू वयांग के लिए बड़ी संख्या में ब्रेकर थ्रू स्टोन ला सकते थे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर वे उसके बारे में शिकायत करते थे। होस्ट को बधाई कि टाइगर इमोर्टल सेक्ट ने जिंदगी में पहली बार उसे बेवकूफ़ समझ लिया। तुम्हें 3000 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले हैं। होस्ट को बधाई कि व्हाइट क्रेन टावर ने तुम्हें जिंदगी में पहली बार बेवकूफ़ समझ लिया। तुम्हें 3000 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले हैं। आसपास के अमर साधना करने वाले ग्रुप को जल्द ही पता चल गया कि 100 पॉइजन सेक्ट और गो पॉइजन सेक्ट के बीच क्या हुआ था। इस वजह से जू वयांग फिर से मशहूर हो गया और यह बात बहुत तेज़ी से फैल गई। जू वयांग को यकीन नहीं होता अगर वह कहती कि 100 पॉइजन सेक्ट के कुछ बेवकूफ़ अमर साधना करने वालों ने जानबूझकर यह खबर नहीं फैलाई थी। बेशक इन बेवकूफ़ अमर साधना करने वालों का अपने ग्रुप के मालिक को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।
उन्हें बस लगा कि जू वयांग का गो पॉइजन सेक्ट के हेडक्वार्टर को 3 बार जलाना थोड़ा बेवकूफ़ी भरा था। उसने एक अमर साधना करने वाले ग्रुप की नींव को बेकार में ख़त्म कर दिया था, इसलिए उन्हें बहुत अफसोस हुआ। ऐसे हालात में ये तो होना ही था कि वह अपने सेक्ट मास्टर के बारे में शिकायत करता, इसलिए उसने जू वुवान को अपना नाम बनाने में मदद की। सच कहूँ तो अगर ब्रेकर थ्रू स्टोन कमाने के लिए नहीं होता तो जू वयांग ने एक अमर सेक्ट की इतनी अच्छी नींव को नहीं जलाया होता। आखिर ये काम सच में थोड़ा बेवकूफ़ी भरा था, लेकिन पौधों को उखाड़कर उन्हें बढ़ने में मदद करने और कम समय में बड़ी संख्या में ब्रेकर थ्रू स्टोन पाने के लिए जू वयांग ऐसा ही कर सकता था। वह वैसे भी इस इलाके में ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाला था। 100 पॉइजन सेक्ट को धीरे धीरे डेवलप होने देने के बजाय वह दशकों या सदियों बाद ही बहुत सारे फ़ायदे उठा पाएगा। इसके अलावा तब तक ये फ़ायदे जू वयांग के नहीं होंगे। जू वुवान के लिए यह पहले करना और पहले ब्रेकर थ्रू स्टोन कमाना बेहतर होगा। उसे 100 पॉइजन सेक्ट से ज़्यादा लगाव नहीं था और वह सिर्फ औजारों का एक ग्रुप था। हालांकि आसपास के अमर साधना वाले ग्रुप भी गो पॉइजन सेक्ट के रिसोर्स पर लालच कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि इस जिंदगी और मौत की लड़ाई में 100 पॉइजन सेक्ट को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, उम्मीद से कहीं कम। इसके अलावा उन्हें शक था कि कोई बेमिसाल राक्षसी सेक्ट मास्टर है जो गोल्डन कोर से लड़ सकता है, इसलिए किसी भी अमर साधना वाले ग्रुप ने उन्हें नीचे गिराने का मौका नहीं गंवाया। आसपास के अमर साधना वाले ग्रुप देख रहे थे कि 100 पॉइजन सेक्ट ने गो पॉइजन सेक्ट के इलाके और रिसोर्स को निगल लिया और खुद को मजबूत कर लिया। उन्हें बस 100 साल या उससे ज़्यादा समय तक अच्छी तरह से डेवलप होने की ज़रूरत थी और वे आसपास के लाखों मील के इलाके में सबसे ताकतवर अमर साधना वाले ग्रुप बन सकते थे। ब्रेकर थ्रू स्टोन की इस लहर की मदद से जू वुवान के डेंटियन में प्राइमोडियल डाओ एसेंस क्रिस्टल का एरिया पहले ही 6000 मीटर के दायरे तक फैल गया था, जो 99% फॉल्स कोर रेल्म के कल्टीवेटर से कहीं ज़्यादा था। असल में गोल्डन कोर रेल्म में जाने से पहले फॉल्स कोर रेल्म के कल्टीवेटर्स के बीच के डेंटियन में सभी ट्रू एसेंस क्रिस्टल ज़्यादा से ज़्यादा 4000 मीटर डायमीटर के थे। जिनकी नींव गहरी थी वे आमतौर पर 5000 मीटर से ज़्यादा डायमीटर के नहीं थे। लेकिन जू वानहाओ बेहतर था। उसके शरीर में दाओ बिगिनिंग एसेंस क्रिस्टल पहले ही 6000 मीटर के रेडियस तक पहुंच चुका था। ये कई सुपर इमोर्टल सेक्ट्स द्वारा सावधानी से पाले गए भविष्य के सेक्ट मास्टर्स तक पहुंच सकता था। यह अभी भी जू वुयान की लिमिट से बहुत दूर था। जब जू वुयान अपनी लिमिट तक पहुंचेगी तो उसके बीच के डेंटियन में प्राइमोडियल दाओ एसेंस क्रिस्टल निश्चित रूप से ज़्यादा मजबूत और डरावना होगा। अपना रेल्म बढ़ाते समय जू वुयान स्वाभाविक रूप से अपनी कॉम्बैट स्ट्रेंथ बढ़ाना नहीं भूलेगा। गो पॉइजन सेक्ट को खत्म करने के बाद गो पॉइजन सेक्ट की सभी इमोर्टल टेक्निक, इमोर्टल स्पेल और ऐसी ही दूसरी चीज़ें नेचुरली जू वुवान के पास चली गईं। जू वुवान के अभी के टैलेंट और समझ के साथ उसके लिए इन इमोर्टल टेक्निक और इमोर्टल स्पेल को समझना और इंटीग्रेट करना मुश्किल नहीं था। बदकिस्मती से 100 पॉइजन सेक्ट की अलग अलग इमोर्टल टेक्निक और स्पेल की तुलना में गो पॉइजन सेक्ट काफ़ी कमज़ोर था। हालांकि क्योंकि यह लंबे समय से था, इसलिए इसमें कई इमोर्टल टेक्निक और स्पेल थे जो 100 पॉइजन सेक्ट के मुकाबले 2 गुने से भी ज़्यादा थे। यह जू वुवान के लिए भी काफ़ी काम का था। जू वुवान ने अपना ज़्यादातर समय इन इमोर्टल टेक्निक और स्पेल को समझने और उन्हें मिलाने में बिताया, लगातार अपनी ताकत और लड़ने की ताकत को बेहतर बनाती रहीं। आखिरकार, हालांकि साधना ज़रूरी थी और एक इमोर्टल कल्टीवेटर की उम्र और भविष्य तय करती थी, अगर किसी के पास अपनी साधना के रास्ते को बचाने के लिए काफ़ी लड़ने की ताकत नहीं थी तो मारे जाने पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। भले ही जू वुवान थोड़ा शांत स्वभाव का था और उसे लड़ना और मारना पसंद नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपनी लड़ने की ताकत नहीं बढ़ाना चाहता था। जब उसकी लड़ने की ताकत बढ़ेगी तभी वह 80 मीटर लंबे खून जैसे लाल स्टील के ब्लेड से अपनी जांघों के बीच से निकल पाएगा, जब दुश्मन गलती से उसे कमज़ोर मुर्गा समझेगा। नहीं, उसे अपनी स्टोरेज रिंग से बिजली की तेजी वाला ग्लेस क्लियर इल्यूशन सेबर निकालकर उस दुश्मन को काट देना चाहिए था जो उसे नीचा देखता था। वह न सिर्फ अपनी जान बचा सकता था बल्कि उसे काफ़ी ब्रेकर थ्रू स्टोन भी मिल सकते थे। ये बहुत अच्छी बात थी। जू वयांग ऐसा कैसे नहीं करना चाहेगा। इसलिए इस समय जू वानहाओ का कल्टीवेशन दायरा और लड़ने की क्षमता साथ साथ चलती थी। न सिर्फ उसका कल्टीवेशन दायरा उसके साथियों से कहीं बेहतर था, बल्कि उसकी लड़ने की क्षमता भी उनकी सोच से परे थी। ऐसा लगता था कि वह हर दिन चुपचाप कल्टीवेशन कर रहा था और कभी असली लड़ाई की ड्रिल में नहीं गया, लेकिन उसकी असली लड़ने की क्षमता किसी और से कम नहीं थी। पूरे 100 पॉइजन सेक्ट में सिर्फ वो यांगमिंग, जो 800 साल से ज़्यादा जिंदा था, असल में लड़ने की काबिलियत में जू वयांग से आगे निकल सका। दूसरे अमर साधकों की बात करें तो अगर जू वुवान अपनी ताकत को उनके बराबर कर भी लेता तो भी वह बिना किसी मेहनत के उन्हें आसानी से कुचल सकता था। तियान्या मिंग्यू टेक्निक, केओटिक ब्लेड विंजू, 5 थंडर टेक्निक, लाइटलेस नीडल, ग्लास क्लियर इल्यूशन सेबर। मेन अटैक 1000 इल्यूशन टेक्निक, इल्यूशन इमोर्टल मस्टर्ड। मेन सपोर्ट फ्लोइंग इल्यूजरी ड्रीम स्टेप्स।
उसने दर्जनों अमर मार्शल आर्ट टेक्निक, मंत्र, अमर मंत्र वगैरह सीखकर बड़ी सफलता हासिल की थी। जू वुवान की लड़ने की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह असल में शुरुआती स्टेज के गोल्डन कोर साधकों को कुचल सकता था। यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर ओ यांगमिंग मिंगी को भी यकीन नहीं था कि वह जू वानहाओ से जीत पाएगा। कुछ ही दिनों में जू वयांग की ताकत एक बार फिर बढ़ गई। गुड लक ज़ेन जू, तुम कर सकते हो। इस 1000 मीटर रेस का चैंपियन पक्का तुम्हारा है। तीसरे एल्डर, ज्यादा ताकत लगाओ। आज का टग ऑफ वॉर कंपटीशन तुम परफेक्टेड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स पर निर्भर करता है। तुम्हें ज्यादा ताकत लगानी होगी। फेरी किंग हुआन के जिम्नास्टिक मूवमेंट्स बहुत सुंदर हैं। वह एक अमर जैसी है जो मौत की दुनिया में उतर रही है। जू किंग फेंग, क्या तुम खेलते समय कम ताकत लगा सकते हो? हम टेक्निक से खेल रहे हैं, ताकत से नहीं। तुम इस पहाड़ को लगभग गिरा ही दोगे। उद्धरण चिन्ह गो पॉइजन सेक्ट के खत्म होने के आधे महीने बाद 100 पॉइजन सेक्ट, जिसने गो पॉइजन सेक्ट का बिजनेस सफलतापूर्वक अपने हाथ में ले लिया था, ने पहले नेशनल गेम्स का स्वागत किया। ये सो कॉल्ड 100 पॉइजन सेक्ट के नेशनल गेम्स स्वाभाविक रूप से जू वयांग का काम थे। ज्यादा ब्रेकर थ्रू स्टोन कमाने के लिए जू वयांग की कोई लिमिट नहीं थी। उसने अर्थस नेशनल गेम्स को भी 100 पॉइजन सेक्ट में शिफ्ट कर दिया। बेशक, क्योंकि इमोर्टल कल्टीवेटर बहुत मजबूत थे, जू वुवान ने नेशनल गेम्स में कुछ छोटे मोटे बदलाव किए। 100 मीटर की रेस अब नहीं थी। कल्टीवेटर बहुत तेज दौड़ते थे और 100 मीटर की रेस के नतीजों की तुलना नहीं की जा सकती थी। इसलिए शुरुआती पॉइंट 1000 मीटर था। टग ऑफ वॉर कंपटीशन भी अलग अलग लेवल और अलग अलग जेंडर में बांटे गए थे। नहीं तो अगर एक क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर को एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर से लड़ना होता रस्साक्षी, क्या वे खुद को मौत के मुंह में नहीं भेज रहे होंगे? जिम्नास्टिक, शटलकॉक, स्विमिंग वगैरह में भी कुछ सुधार हुए थे। हालांकि ये किसानों के बीच पहला नेशनल गेम्स था, इसलिए अभी भी कई कमियां थीं। हालांकि यह परफेक्ट नहीं था, फिर भी यह जू वुवान के लिए बहुत सारे ब्रेकर थ्रू स्टोन ला सकता था। जू वुवान के लिए ये काफ़ी था। 100 पॉइजन सेक्ट के साधकों को इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि जू वयांग के लीडरशिप में उन्होंने अभी अभी अपने सबसे बड़े दुश्मन गो पॉइजन सेक्ट को खत्म किया था। जू वयांग की रेप्यूटेशन दोपहर के सूरज की तरह थी। ऐसे हालात में नेशनल गेम्स करवाना कोई बड़ी बात नहीं थी। 10 से ज़्यादा राजवंशों वाले ओलंपिक गेम्स करवाना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, ज़्यादा ब्रेकर थ्रू स्टोन कमाने के लिए जू वयांग ने पहले ही 100 पॉइजन सेक्ट के 18 राजवंशों से ओलंपिक की तैयारी शुरू करने के लिए कह दिया था। इन राजवंशों का कुल एरिया धरती से कम नहीं था और वे शायद उससे भी आगे निकल जाते, इसलिए यह ओलंपिक की तैयारी के लिए काफ़ी था। बेशक, क्योंकि ओलंपिक गेम्स का नाम थोड़ा अजीब था, इसलिए उनके अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले राजवंश इसे जू वयांग गेम्स या शॉर्ट में जू युनहुई गेम्स कहना पसंद करते थे। जू वानहाओ के बनाए नियमों के मुताबिक स्पोर्ट्स मीट 100 पॉइजन सेक्ट के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले 18 राजवंशों का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स मीट था। यह हर 4 साल में होता था और 16 दिनों से ज़्यादा नहीं चलता था। यह 18 राजवंशों का सबसे असरदार स्पोर्ट्स मीट था। गेम्स को समर गेम्स, समर डिसेबल्ड गेम्स, विंटर डिसेबल्ड गेम्स, समर यूथ गेम्स, विंटर यूथ गेम्स में बांटा गया था। कुल मिलाकर नियम असल में धरती पर होने वाले ओलंपिक्स जैसे ही थे। फर्क सिर्फ इतना था कि कंपटीशन इवेंट्स में कुछ बदलाव किए गए थे। आखिरकार, भले ही 100 पॉइजन सेक्ट के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले 18 राजवंश मौत की दुनिया में थे, फिर भी वहां मार्शल आर्टिस्ट थे। वे अपने हाथों के एक इशारे से किसी भी स्मारक को तोड़ सकते थे। अगर नियम नहीं बदले जाते तो खेलने का कोई तरीका नहीं था। इसके अलावा इस फॉर्चून सेलिब्रेशन की मदद से 100 पॉइजन सेक्ट के तहत 18 राजवंश अलग अलग देशों के कल्चर को भी एक्सचेंज कर सकते थे, अपने स्पोर्ट्स स्किल्स की तुलना कर सकते थे और सभी मार्शल आर्टिस्ट को एक साथ साधना करने के लिए बढ़ावा दे सकते थे। कहा जा सकता है कि इसके कई पॉजिटिव मतलब हैं। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो जू वुयान के 100 पॉइजन सेक्ट छोड़ने से पहले पहली फॉर्चून विश मीटिंग होगी। उससे पहले जू वुयान 100 पॉइजन सेक्ट के नेशनल गेम्स में वार्म अप करेंगे। होस्ट को 100 पॉइजन सेक्ट के नेशनल गेम्स को अपनी ज़िंदगी में पहली बार होस्ट करने के लिए बधाई। आपको 30,000 ब्रेकर थ्रू स्टोन्स मिले हैं। होस्ट को 100 पॉइजन्स नेशनल गेम्स के सभी इवेंट्स के लिए नियम तय करने के लिए बधाई। आपको 20,000 ब्रेकर थ्रू स्टोन्स मिले हैं। 100 पॉइजन सेक्ट के हलचल भरे कल्टीवेटर्स और स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम से मिले नोटिफिकेशन को देखकर जू वुयान एक जूनियर को परफॉर्म करते हुए देखकर एक बड़े की तरह गर्मजोशी से मुस्कुराया। ओ यांगमिंग, जो उसके बगल में खड़ा था, उसने इस सीन को मंजूरी से देखा। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि कल्टीवेटर ऐसा क्यों कर रहे थे। आखिर कल्टीवेटर के लिए ऐसा कंपटीशन करना थोड़ा अजीब लगा। ये पिछले मार्शल आर्ट कंपटीशन जितना अच्छा नहीं है, लेकिन अब जब मैं इसे ध्यान से देखता हूं तो इनमें से हर इवेंट का एक गहरा मतलब है।
1000 मीटर की रेस, 10,000 मीटर की रेस, 100,000 मीटर की रेस, यहाँ तक कि मैराथन भी थे जो सेक्ट के शिष्यों की भागने की काबिलियत को ट्रेन करने में मदद कर सकते थे। टग ऑफ वॉर कॉम्पिटिशन, बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन, फुटबॉल कॉम्पिटिशन, इससे शिष्यों की एकता और सहयोग को ट्रेन करने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए बेटिंग टूर्नामेंट और टेबल टेनिस टूर्नामेंट जैसे कॉम्पिटिशन में ये छिपे हुए हथियारों और मंत्रों की सटीकता की ट्रेनिंग दे सकता है। इन सभी को साधना में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा ये काफ़ी दिलचस्प है, ये शिष्यों को अनजाने में इसमें शामिल कर सकता है और जब वे साधना करेंगे तो उन्हें बोरियत महसूस नहीं होगी। ये हमारे 100 पॉइजन सेक्ट के लिए एक लंबे समय का कंपटीशन हो सकता है। ये साल में एक बार होगा और विजेताओं को कुछ रिसोर्स और खजाने मिलेंगे। ये निश्चित रूप से इस कंपटीशन को और भी पॉपुलर बना देगा। झू वुवान थोड़ा कंफ्यूज हो गया जब उसने वो यांगमिंग को अपनी तारीफ करते देखा। क्या नेशनल गेम्स इतने अच्छे हैं? मैंने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? इसके उलट झू वुवान के लिए अगर वह अपनी भागने की स्किल्स की प्रैक्टिस करती तो वह बेहतर बॉडी मूवमेंट्स और फुटवर्क कर सकती थी। अगर वह अपनी टीम कोऑर्डिनेशन स्किल्स की प्रैक्टिस करती तो वह टीम बैटल कर सकती थी। अगर वह अपने छिपे हुए हथियार की टेक्निक्स और एक्यूरेसी की प्रैक्टिस करती तो वह चिड़ियों को मार सकती थी। इन कंपटीशन से बेहतर तरीके थे। वह ब्रेक थ्रू स्टोन्स कमाने के लिए ऐसा कर रहा था। कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए ज़्यादा 100 पॉइजन सेक्ट कल्टीवेटर्स को इकट्ठा करने के लिए झू वुयान ने बड़े प्राइज भी तैयार किए थे। इसलिए लगभग सभी 100 पॉइजन सेक्ट कल्टीवेटर्स ने नेशनल गेम्स में हिस्सा लिया, भले ही झू वुयान द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ रिसोर्स और ट्रेजर हिस्सा लेने वाले एथलीट्स के थे। झू वानहाओ उस समय 100 पॉइजन सेक्ट में सबसे अमीर कल्टीवेटर था। यहाँ तक कि ग्रेट एल्डर ओ यांगमिंग मिंगी के पास भी झू वानहाओ जितने रिसोर्स और ट्रेजर नहीं थे, इसलिए उसके लिए कुछ प्राइज और ट्रेजर देना बहुत आसान था। इसके अलावा वह बहुत कुछ पा भी सकता था, ऐसा करके ब्रेक थ्रू स्टोन्स कमाए। सच कहूँ तो झू वानहाओ की अभी की रेप्यूटेशन और 100 पॉइजन सेक्ट में इज्जत को देखते हुए 100 पॉइजन सेक्ट के ज़्यादातर कल्टीवेटर झू वानहाओ के ऑर्गेनाइज किए गए नेशनल गेम्स में हिस्सा लेते थे, भले ही कोई प्राइज न हो। अब जब इतने बड़े प्राइज थे तो हर किसी की हिस्सा लेने की इच्छा बताने की ज़रूरत नहीं थी। जब 100 पॉइजन सेक्ट के नेशनल गेम्स और डेवलप हुए तो झू वुवान दूसरे सेक्ट के कल्टीवेटर और दूसरे से जुड़े कल्टीवेटर को कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए बुलाने के लिए तैयार था, ताकि ज़्यादा ब्रेक थ्रू स्टोन कमाए जा सकें और साथ ही 100 पॉइजन सेक्ट का असर बढ़ाया जा सके। बेशक यह उतना ज़रूरी नहीं था। सबसे ज़रूरी चीज़ ब्रेक थ्रू स्टोन्स थे। झू वानहाओ के लिए इन सो कॉल्ड नेशनल गेम्स और नेशनल गेम्स को ज़्यादा लंबे समय तक चलने की ज़रूरत नहीं थी। जब तक वह 3 बार से ज़्यादा टिक पाता वह सबसे ज़्यादा ब्रेक थ्रू स्टोन कमा लेता। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह जिंदा रहेगा या नहीं। मर गया। अगर आप डटे रह सकते हैं तो डटे रहें, अगर आप डटे नहीं रह सकते तो भूल जाए। नेशनल गेम्स और नेशनल गेम्स की मेज़बानी ने झू वुयांग के डेंटियन में प्रिमोडियल दाओ एसेंस क्रिस्टल को 9000 मीटर के रेडियस तक फैलने दिया था। ये 13000 मीटर की लिमिट के और करीब आ रहा था। इससे पहले झू वानवान को अपनी मेंटल पावर को बढ़ाना था और उसे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की पावर में बदलना था। तभी वह प्रिमोडियल दाओ क्रिस्टल को क्यूई में बढ़ा सकती थी और उसे सबसे पावरफुल गोल्डन कोर में कंडेंस कर सकती थी। पूरे जोश में चल रहे नेशनल गेम्स को देखकर और लुढ़कते हुए ब्रेक थ्रू स्टोन्स का मजा लेते हुए झू वुयांग को ऐसा लगा जैसे उसे ब्लेस्ड मिल गया हो। होली आइस टेक्निक के 8वें लेवल का कल्टीवेशन मेथड अपने आप उसके दिमाग में आ गया। इन हेवनली ब्लेसिंग्स ने गो पॉइजन सेक्ट की मेंटल कल्टीवेशन टेक्निक को पूरी तरह से समझ लिया था और उसका एक हिस्सा फ्यूज भी कर दिया था, लेकिन स्पीड तेज नहीं थी। आखिरकार झू वुयांग की होली आइस टेक्निक पहले से ही बहुत पावरफुल थी। इसे ज़्यादा पावरफुल हाई ग्रेड मेंटल कल्टीवेशन टेक्निक में से एक कहा जा सकता है। इसे फ्यूज करना और बेहतर बनाना ज़्यादा मुश्किल था। असल में झू वुवान को होली आइस टेक्निक को दूसरे लेवल पर ले जाने में कम से कम 1 महीने का समय लगता। हालांकि अपने अभी के ज्ञान की वजह से वह इसे आगे बढ़ा पाएगी। एक एपिफनी। झू वुवान जो पवित्र पैदा हुई थी और जिसकी समझने की क्षमता बहुत अच्छी थी, एक बार फिर एक एपिफनी में पड़ गई। होली आइस टेक्निक और दूसरी मेंटल एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में हर तरह की जानकारी उसके दिमाग में भर गई। जिस तेजी से वे एक साथ फ्यूज हुई वह उसकी सोच से भी परे थी और यह पहले से 10 गुना या 100 गुना तेज थी। झू वुयांग हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। उसका सारा ध्यान होली आइस टेक्निक के फ्यूजन और सुधार पर था। ओ यांगमिंग जो उसके बगल में था ने जल्द ही झू वुवान की अजीब हरकत पर ध्यान दिया। उसने हैरानी से उसे देखा, लेकिन जल्द ही उसे कुछ समझ आया। ये ज्ञान है। ओ यांगमिंग के चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। उसने जल्दी से नेशनल गेम्स रोक दिए और कल्टीवेटर्स को कुछ मील दूर भगा दिया ताकि वे झू वुवान की एपिफेनी में रुकावट न डालें।
फिर उसने खुद जू वुआन की रक्षा की और उसके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया। पूरा 100 पॉइजन सेक्ट घबरा गया। सेक्ट लीडर सच में कमाल का है। उसे ऐसे ही एपिफेनी हुई थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगभग 300 साल जी ली है, लेकिन मुझे कभी एपिफेनी नहीं हुई। ग्रैंड एल्डर ने कहा कि सेक्ट लीडर की समझ कमाल की है। मैं इसे पहले नहीं समझ पाया था, लेकिन अब जब मैंने सेक्ट लीडर को अचानक ज्ञान में पढ़ते देखा है तो मैं थोड़ा समझ गया हूँ। कहते हैं कि एक बार एपिफेनी होने के बाद कल्टीवेटर की ताकत बहुत बढ़ सकती है। मुझे हैरानी है कि इस एपिफेनी के बाद सेक्ट मास्टर की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। कहा जाता है कि इससे पहले भी सेक्ट लीडर को एपिफेनी हुई थी, नहीं तो उसकी ताकत इतनी जल्दी कैसे बढ़ सकती थी। ये दूसरी बार है जब सेक्ट लीडर को एपिफेनी हुई है। मुझे हैरानी है कि इस बार यह कितनी देर तक रहेगी, या ये 4 घंटे से ज़्यादा चलेगी। इस साधना की दुनिया में हर कोई जानता था कि ज्ञान मिलना बहुत कम होता है, इसलिए जू वुआन के ज्ञान मिलने से पूरे 100 पॉइजन सेक्ट में बहुत हंगामा मच गया। पूरे 100 पॉइजन सेक्ट में 10,000 लोगों में से सिर्फ एक को ही ज्ञान मिला था। यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर ओयांगमिंग मिंगी को भी अपनी 800 साल की जिंदगी में सिर्फ एक बार ज्ञान मिला था। कोई सोच सकता है कि ज्ञान मिलना कितना मुश्किल था। इसीलिए 100 पॉइजन सेक्ट के साधकों को बहुत झटका लगा जब उन्हें पता चला कि जू वुआन को ज्ञान मिला है। ज्ञान मिलने की आमतौर पर एक समय सीमा होती थी। इसमें कम से कम कुछ मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे लग सकते थे। 100 पॉइजन सेक्ट में ज्ञान मिलने का सबसे लंबा समय सिर्फ 4 घंटे के करीब था। इसलिए 100 पॉइजन सेक्ट के साधकों की नज़र में जू वुआन को ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का ज्ञान मिला होगा। यह इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन जू वुआन साफ तौर पर उनकी सोच तोड़ने वाला था। जैसे जैसे समय बीता, होली आइस टेक्निक के 8वें लेवल का कल्टीवेशन मेथड जू वुआन के दिमाग में आया। फिर जू वुआन ने अपने आप कल्टीवेशन मेथड को सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। एक्सपीरियंस और टेक्निक के हिसाब से उसने अपने निवान पैलेस की मेंटल पावर को सर्कुलेट किया। ये जानना ज़रूरी था कि जू वुआन के निवान पैलेस में स्पिरिचुअल क्रिस्टल पहले ही अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था। इस समय उसने एक कदम आगे बढ़ाया था और नेचुरली ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया था। धमाका! जैसे कि यह नेचुरली था और बिना ज़्यादा कोशिश के निवान पैलेस के सेंटर में स्पिरिचुअल क्रिस्टल का एक हिस्सा हवा में ऊपर उठा और एक सफ़ेद एनर्जी में बदल गया। यह एनर्जी फुर्तीली और जिंदा दिल थी और इसकी पावर पहले से 10 गुना ज़्यादा मजबूत थी। थोड़े से उतार चढ़ाव के साथ ये दर्जनों मीटर के दायरे में सब कुछ साफ साफ पहचान सकता था। ये पुराने ज़माने के फ़ोन को हाई डेफिनेशन कैमरे में अपग्रेड करने जैसा था। इसके अलावा इस तरह की एनर्जी जू वुआन के लिए अपने शरीर पर कंट्रोल रखने में ज़्यादा काम की थी। इसमें लगभग कोई देरी नहीं हुई। जब उसने प्रिमोडियल डाओ एसेंस क्रिस्टल और खून और क्यूई की ताकत को मोबिलाइज किया तो ऐसा लगा जैसे वह अपने हाथ को कंट्रोल कर रही हो। इससे इन एनर्जी में फुर्ती भी आ सकती थी। स्पिरिचुअल सेंस। अगर जू वुआन का अंदाज़ा सही था तो इस तरह की मेंटल पावर स्पिरिचुअल सेंस की बदली हुई पावर थी। यह मेंटल पावर से आगे निकल गई और गोल्डन कोर पाने के लिए एक ज़रूरी शर्त थी। स्पिरिचुअल सेंस की ताकत की मदद के बिना साधकों के जिंदन तक पहुंचने की संभावना 1% से भी कम थी। एक बार जब वे स्पिरिचुअल सेंस की ताकत में बदल जाते तो साधकों के जिंदन तक पहुंचने की संभावना कम से कम 30% तक बढ़ जाती। पहले जू कबीले के सुप्रीम एल्डर जू मिंगजिंग अपनी स्पिरिचुअल पावर को सब्लिमेट करने में नाकाम रहे थे। वह न सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल पावर को बदलने में नाकाम रहा, बल्कि उसने स्पिरिचुअल क्रिस्टल को भी पागल कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। स्पिरिचुअल क्रिस्टल के सब्लिमेशन की मुश्किल और रिस्क हर पिछले दायरे की सफलता से कहीं ज़्यादा थी। यहाँ तक कि हेवनली पास, जो मार्शल आर्ट्स के जरिए रास्ते में आया था, शायद बेमिसाल था। लेकिन जू वुआन ने इस बार ज्ञान की शक्ति पर भरोसा किया था। होली आइस टेक्निक के बदलाव के साथ इसने स्वाभाविक रूप से उसकी मानसिक शक्ति के बदलाव को बढ़ावा दिया। इसलिए दूसरे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों की तुलना में मुश्किल बहुत कम थी। होली आइस टेक्निक के 8वें लेवल के आने और उसकी मानसिक शक्ति के बदलाव के साथ यह एपिफेनी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। बड़ी संख्या में मानसिक क्रिस्टल तेजी से स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल गए। आम हालात में इसके लिए जू वुआन को लंबे समय तक धीरे धीरे बदलना पड़ता, लेकिन एपिफेनी के असर से समय बहुत कम हो गया था। इतना ही नहीं, होली आइस टेक्निक के 9वें लेवल के लिए कल्टीवेशन का तरीका जू वुआन के दिमाग में पहले ही आ चुका था। हालांकि यह पूरा नहीं हुआ था, लेकिन इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच शक्ति का एक अजीब सा उछाल भी था जो जू वुआन की ओर बढ़ रहा था, जिससे जू वुआन की मानसिक शक्ति और भी तेजी से बदल रही थी। उसके निवान पैलेस में स्पिरिचुअल सेंस की शक्ति अपने आप बहुत तेजी से बढ़ रही थी। ओयांगमिंग को नेशनल गेम्स रोके और जू वुआन के आसपास की जगह को सील किए हुए 4 घंटे हो चुके थे ताकि कोई भी कल्टीवेटर पास ना आ सके। 100 पॉइजन सेक्ट के सभी कल्टीवेटर बिना पलक झपकाए जू वुआन को घूर रहे थे।
वे देखना चाहते थे कि क्या जू वानहाओ 100 पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। आखिर जू वानहाओ ने अपने एपिफेनी में जितना समय बिताया था वह रिकॉर्ड तोड़ने से बस थोड़ा ही दूर था, और जू वुवान के शांत और स्थिर चेहरे को देखकर अगर कुछ अचानक नहीं हुआ तो यह एपिफेनी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। असल में इससे पहले 100 पॉइजन सेक्ट के साधकों ने जू वुयान को ज्ञान मिलने में लगने वाले समय के बारे में कई अंदाजे लगाए थे। 15 मिनट हो गए हैं। सेक्ट लीडर को पहले ही 15 मिनट के लिए ज्ञान मिल चुका है। वह हमारे 100 पॉइजन सेक्ट के उस शिष्य से आगे निकल गया है जिसे ज्ञान मिलने में सबसे कम समय लगा। अगर यह 15 मिनट से ज़्यादा भी रहे तो भी काफ़ी है। कई साधकों को ज्ञान का सिर्फ एक पल ही मिलता है। सेक्ट मास्टर बहुत ताकतवर हैं। काश मैं 15 मिनट के लिए समझ पाता। मैं निश्चित रूप से इस मौके का फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में जाने के लिए फ़ायदा उठा सकता हूँ। लेकिन कुछ और मिनट बहुत तेज़ी से बीत गए। 100 पॉइजन सेक्ट के शिष्य पहले ही हैरान होने लगे थे। लगभग 2 घंटे हो गए हैं लेकिन सेक्ट लीडर का ज्ञान अभी खत्म नहीं हुआ है। वह सच में कमाल का है। मुझे हैरानी है कि ज्ञान के 1 घंटे से मुझे कितना फ़ायदा हो सकता है। सेक्ट लीडर का ज्ञान का समय हमारे 100 पॉइजन सेक्ट में औसत से ज़्यादा माना जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सेक्ट लीडर का ज्ञान आध्यात्मिक शक्ति है। अगर हम इस मौके को अच्छी तरह समझ सकें तो शायद सेक्ट लीडर सीधे आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकता है। उस समय गोल्डन कोर स्टेज तक आगे बढ़ने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। 2 घंटे तेज़ी से बीत गए। 100 पॉइजन सेक्ट के आम साधकों की तो बात ही छोड़िए, बड़े लोग भी हैरान थे। अभी मुझे हल्का सा आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव महसूस हुआ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सेक्ट लीडर को आध्यात्मिक शक्ति की शक्ति में बदल जाना चाहिए था और गोल्डन कोर में जाने के लिए सबसे मुश्किल रुकावटों में से एक को तोड़ देना चाहिए था। जब तक स्पिरिचुअल सेंस दिखता है इसका मतलब है कि कल्टीवेटर के पास ऑरस कोर स्टेज में जाने का 30% से ज़्यादा चांस है। सेक्ट लीडर के टैलेंट के साथ यह उसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। इतने लंबे समय के बाद भी यह खत्म नहीं हुआ है। मुझे मत बताओ कि सेक्ट लीडर इस बार सभी स्पिरिचुअल क्रिस्टल को स्पिरिचुअल सेंस पावर में बदल देगा और ताकत में एक छलांग लगाएगा। ये नामुमकिन है। यह एक लंबे समय तक जमा होने वाला प्रोसेस है। इसे कम समय में करना बहुत मुश्किल है। हालांकि 4 घंटे बाद पूरे 100 पॉइजन सेक्ट में हंगामा मच गया। 4 घंटे हो गए हैं। सेक्ट मास्टर को पहले ही 4 घंटे के लिए ज्ञान मिल चुका है। इसने पहले ही हमारे 100 पॉइजन सेक्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह अविश्वसनीय है। भाड़ में जाए, मैं 800 साल से ज़्यादा जी चुका हूँ लेकिन मुझे सिर्फ एक बार ही एपिफेनी हुई है। उस समय मुझे सिर्फ 75 मिनट के लिए एक एपिफेनी हुई थी, 2 घंटे के लिए भी नहीं। क्या यह आदमी पागल है? उसे असल में 4 घंटे के लिए एपिफेनी हुई थी। हालांकि सेक्ट मास्टर ने हमारे 100 पॉइजन सेक्ट के लिए ज्ञान का मौजूदा रिकॉर्ड पहले ही तोड़ दिया है। मुझे हैरानी है कि क्या वह हज़ारों सालों से चले आ रहे ज्ञान के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। ये सिर्फ 6 घंटे का है। ज़्यादा मत सोचो, 4 घंटे पहले से ही बुरे नहीं हैं। इसे हमारे 100 पॉइजन सेक्ट की पीढ़ियों में टॉप ग्रेड माना जाता है। आप जितना आगे बढ़ेंगे ज्ञान पाना उतना ही मुश्किल होगा। 6 घंटे तो असल में नामुमकिन है। सेक्ट मास्टर को जल्द ही जाग जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लेकिन जू वियांग को जल्द ही मुंह की खानी पड़ी। जब धीरे धीरे 6 घंटे बीत गए तो पूरा 100 पॉइजन सेक्ट चुप हो गया। कोई और नहीं बोला। इस समय जू वुवान के निवान पैलेस में सभी स्पिरिचुअल क्रिस्टल स्पिरिचुअल सेंस की पावर में बदल गए थे। इसके अलावा स्पिरिचुअल सेंस की पावर पहले ही 300 मीटर के दायरे में पहुंच गई थी, जिससे घना सफ़ेद कोहरा बन गया था। एक बार जब ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता तो ये 3000 मीटर के दायरे में सब कुछ देख पाता। ये गोल्डन कोर स्टेज के नीचे किसी भी छिपे हुए हमले या हत्या से नहीं डरता। ये सिर्फ स्पिरिचुअल सेंस की पावर से गोल्डन कोर स्टेज के नीचे के कल्टीवेटर को भी आसानी से मार सकता था। स्पिरिचुअल क्रिस्टल के पूरी तरह बदलने के साथ होली आइस टेक्निक के 9वें लेवल का 90% से ज़्यादा कंटेंट दिखाई दे गया था। ये परफेक्ट होने से बस थोड़ा ही दूर था। उस समय जू वियांग का स्पिरिचुअल सेंस काफ़ी बढ़ सकता था। थोड़ा सा अफसोस की बात है कि उसके ज्ञान का समय खत्म होने वाला था। एक आह के साथ जू वुवान जाग गया। इस समय उसके ज्ञान का समय पहले ही 6 घंटे और सवा घंटे तक पहुंच चुका था, जो सौ जहर संप्रदाय में 6 घंटे के रिकॉर्ड से भी ज़्यादा था। जू वानहाओ सौ जहर संप्रदाय में ज्ञान पाने वाले पहले व्यक्ति बने। सच कहूँ तो सौ जहर संप्रदाय के कई साधक इस समय थोड़े सुन्न थे। क्या यह अभी भी इंसानी था? क्या किसी व्यक्ति को इतने लंबे समय तक ज्ञान हो सकता है? ज्ञान के दौरान साधना की तरक्की पहले से ही सामान्य से 100 गुना तेज थी और उसे कई ऐसे फायदे भी मिल सकते थे जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जू वुवान को इतने लंबे समय से ज्ञान मिला हुआ था, इसलिए उसे जो फायदे मिले थे वे निश्चित रूप से प्रभावशाली थे।
कोई हैरानी नहीं कि संप्रदाय के नेता की ताकत इतनी तेजी से बढ़ गई थी। यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर ओह यांगमिंग की आंखें भी लाल हो गईं। जू वुहाओ के पास जाने के बाद वह कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने लंबे समय तक समझ पाओगे। यह उस समय से 3 गुना ज्यादा है। आह, जू वानवान ने आह भरी। यह अभी भी थोड़ा कम है। अगर मेरे पास 2 घंटे और होते तो मेरी स्पिरिचुअल समझ जरूर कई गुना बढ़ जाती। तब तक गोल्डन कोर स्टेज में जाना बहुत आसान हो जाता। मैं अभी थोड़ा कमज़ोर हूँ। ओह यांगमिंग का किसी को मारने का मन कर रहा था। क्या तुम अभी भी इंसानों की तरह बोल रहे हो? 6 घंटे और 15 मिनट बहुत कम हैं, लेकिन तुम कितने समय के लिए ज्ञान पाना चाहते हो? पूरी जिंदगी। अगर ओह यांगमिंग को अपने निवान पैलेस में जू वानहाओ के स्पिरिचुअल सेंस की क्वांटिटी और क्वालिटी का पता होता तो वह शायद उसे सबक सिखाते। नॉर्मल हालात में एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज कल्टीवेटर जिसने अभी अभी अपने स्पिरिचुअल क्रिस्टल का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा किया हो, उसके पास सिर्फ 100 मीटर के रेडियस वाला स्पिरिचुअल सेंस होगा। लेकिन जू वुवान का अपने निवान पैलेस में स्पिरिचुअल सेंस पहले से ही 400 मीटर के करीब था और इसकी प्योरिटी आम कल्टीवेटर से कहीं ज्यादा थी। आखिर में जू वियांग अभी भी इससे सेटिस्फाइड नहीं थी, जो थोड़ा अनरियोडियस था। ओह यांगमिंग ने आखिरकार अपनी बेचैन भावनाओं को दबाया और पूछा, मैं ठीक हूँ। क्योंकि तुम्हारा स्पिरिचुअल सेंस पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है, मुझे हैरानी है कि तुम्हारा ट्रू एसेंस क्रिस्टल कैसे कंडेंस हो रहा है। इसे तुम्हारे मिडिल डेंटियन में पहले ही दिखाई देना चाहिए था, है ना? उद्धरण चिन्ह। ये जू वानहाओ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह ओह यांगमिंग को यह नहीं बता पा रहा था कि उसका प्रिमोडियल डाओ एसेंस क्रिस्टल्स में कंडेंस हो गया है और ये लगभग 10,000 मीटर के रेडियस तक फैल गया है। वह अपनी लिमिट तक पहुंचने वाला था। ओह यांगमिंग को जू वानहाओ की हिचकिचाहट देखकर कुछ समझ आया। उसने मुस्कुराते हुए उसे दिलासा दिया, असली एसेंस पावर की लिमिट तक पहुंचना पहले से ही बहुत मुश्किल है, इसे क्रिस्टल में कंडेंस करना तो दूर की बात है। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपने पहले ही अपने स्पिरिचुअल सेंस को बदल दिया है। ट्रू एसेंस क्रिस्टल को कंडेंस करना मुश्किल नहीं है, बस इसे जमा होने में बहुत समय लगता है। इस दौरान कोई रुकावट नहीं आती है। जब आप ट्रू एसेंस क्रिस्टल को पॉलिश और कंडेंस करेंगे तभी आपको हर तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप अपनी स्पिरिचुअल समझ को बेहतर बना सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअल समझ जितनी मजबूत होगी, गोल्डन कोर स्टेज में जाने के आपके चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। आपके अभी के सुधार की स्पीड के हिसाब से अगर कुछ अचानक नहीं होता है तो आपको गोल्डन कोर स्टेज में जाने के लिए सिर्फ 70 से 80 साल जमा करने की ज़रूरत है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जू वुवान का मुंह तब खुला रह गया जब उसने ओह यांगमिंग को ये कहते सुना कि गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंचने के लिए उसे काफ़ी क्विंटेसेंशियल एसेंस क्रिस्टल जमा करने में 70 से 80 साल लगेंगे। 70 से 80 साल तो दूर, उसे 1 साल की भी ज़रूरत नहीं थी। जू वियांग काफ़ी प्राइमोडियल दाओ एसेंस क्रिस्टल बचा पाएगा और वहां से ऊंचे लोक में जा पाएगा। लेकिन जू वानहाओ ने कुछ देर के लिए यह बात जोर से नहीं कही, कहीं ओह यांगमिंग को न लगे कि वह शेखी बघार रहा है। सच बोलना बेहतर था, क्योंकि अगर यह बहुत मज़ेदार होता तो कोई यकीन नहीं करता। मैं समझ गया। जू वियांग मुस्कुराया और सिर हिलाया। ओह यांगमिंग बहुत खुश थे। यह अच्छा है, तुम अभी भी जवान हो, सिर्फ 18 साल के। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक भी नहीं पहुंचा था। जब तक तुम 80 साल के अंदर गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंच जाओगे, तुम्हारे लिए एक बड़ी किस्मत इंतजार कर रही होगी। ये किस्मत तुम्हारी सोच से भी परे होगी। तुम्हें और मेहनत करनी होगी और 80 साल के अंदर गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंचने की पूरी कोशिश करनी होगी। 80 साल। जू वुवान के मुंह का कोना फिर से फड़क उठा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ओह यांगमिंग ने उसके कंधे पर थपथपाया। मुझे विश्वास है कि तुम ये ज़रूर कर सकते हो। इसके बाद मैं तुम्हारी साधना के लिए पूरे 100 ज़हर संप्रदाय के रिसोर्स इकट्ठा करूंगा ताकि तुम 100 साल की उम्र से पहले गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंच सको। तब तक तुम स्टैंडर्ड को पूरा कर पाओगे और संप्रदाय में आते ही अच्छा ट्रीटमेंट पा सकोगे। उद्धरण चिन्ह। मुख्य संप्रदाय। जू वियांग ने उत्सुकता से पूछा, ये सच है? ओह यांगमिंग अजीब तरह से मुस्कुराए। ठीक है। जू वुवान ने सिर हिलाया। मैं 100 साल का होने से पहले गोल्डन कोर स्टेज तक जरूर पहुंच जाऊंगा। यह अच्छी बात है कि तुम में ये कॉन्फिडेंस है। ओह यांगमिंग हंसी। लेकिन ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। साधना का रास्ता हमेशा रहने वाला है और इसके लिए लंबे समय तक जमा करने की जरूरत होती है। आप कम समय में टॉप पर नहीं पहुंच सकते। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपनी साधना की नींव को पॉलिश करें ताकि आपको भविष्य में ऊंचे दायरे में पहुंचने का मौका मिल सके। आपकी अभी की साधना की स्पीड पहले से ही बहुत अच्छी है। इसके बाद आपको खुद को अच्छी तरह से तैयार और पॉलिश करने की ज़रूरत है और फिर तेज़ी से सुधार करना होगा। हमारे पास अभी भी 80 साल हैं, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
जू वानहाओ ने बात मानते हुए सिर हिलाया। ओह यांगमिंग को अलविदा कहने के बाद भी उसके मन में मिली जुली भावनाएं थीं। क्या ओह यांगमिंग खुद को सुअर समझता था? क्या वह इतना बेवकूफ़ था? हालांकि कहा जाता है कि ओह यांगमिंग किस्मत से गोल्डन कोर स्टेज में तब पहुंचा जब वह करीब 300 साल का था और इसमें उसे करीब 280 साल लगे। इसकी तुलना में जू वुवान का 100 साल की उम्र से पहले गोल्डन कोर स्टेज में पहुंचना काफ़ी कमाल का लगा। 100 पॉइजन सेक्ट में इतने सारे बूढ़े लोग थे जो करीब 300 साल के थे। वे फॉल्स कोर रेल्म में भी नहीं पहुंच सके, गोल्डन कोर रेल्म की तो बात ही छोड़ दें। कितने बेवकूफ़ हैं। जू वियांग की अभी की स्पीड 80 साल तो छोड़ ही दे, उसे 8 साल भी नहीं लगेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उसे अपने अभी के रेल्म को तोड़ने और गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंचने में सिर्फ 8 महीने लगेंगे। वह सोच रहा था कि मेन सेक्ट में आने के बाद 18 साल के गोल्डन कोर के साथ कैसा बर्ताव होगा। बस इसके बारे में सोचकर ही वह एक्साइटेड हो गया। ओह यांगमिंग के अनुसार मेन सेक्ट में जो जितना ज़्यादा टैलेंटेड होगा उसे उतना ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। एक युवा मॉन्स्टर जो 18 साल की उम्र में गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंच गया था, वह कम से कम मेन सेक्ट के सेक्ट लीडर या ग्रैंड एल्डर का शिष्य तो बन ही सकता था, है ना? उम्मीद है मेन सेक्ट नाइन झाओ इंपीरियल पैलेस और 100 पॉइजन सेक्ट जितना धोखेबाज नहीं होगा। अंदर घुसते ही उन्हें एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा और ज़रा सी भी लापरवाही मौत का कारण बन सकती है। जू वियांग इतनी डरी हुई थी कि उसके पास अपनी ताकत को दबाने और सावधानी से आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे डर था कि कोई बड़ा आदमी उसे आसानी से कुचलकर मार डालेगा। भले ही जू वुवान अब एक बड़ा आदमी था, 9 झाओ नेशन और 100 पॉइजन सेक्ट के बड़े लोगों में से एक बड़ा आदमी, फिर भी जब उसे पहले का बुरा अनुभव याद आता था तो उसके सिर में दर्द होता था। अगर उन्हें मजबूर नहीं किया जाता तो कौन खुद को इतनी बुरी तरह दबाने को तैयार होता, अपनी ताकत को जी भरकर बढ़ाने और बहुत सारे रिसोर्स और खजाने कमाने में नाकाम। चाहे वह 9 झाओ नेशन के इंपीरियल पैलेस में हो या 100 पॉइजन सेक्ट में, इस काम से जू वुवान को और भी ज़्यादा फायदा हुआ था। अगर ऐसा नहीं होता तो जू वुयान इतने कम समय में इस लेवल तक नहीं पहुंच पाता। हालांकि जू वुयान इन गड़बड़ चीज़ों का सामना करने के बजाय शांति और स्थिरता से आगे बढ़ना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि मेन सेक्ट में आने के बाद वह एक नॉर्मल जीनियस की तरह आगे बढ़ सकेगा और कल्टीवेट कर सकेगा। उसे ज़्यादा खास ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम दूसरों की दुश्मनी, नफरत और उस पर नज़र तो नहीं रखी जाएगी। इस तरह जू वियांग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कल्टीवेट करने की स्पीड को एडजस्ट कर सकता था और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगातार रिसोर्स और पैसा कमा सकता था। कल्टीवेट करने के लिए लौटने से पहले जू वियांग ने कुछ अच्छे आइडिया सोचे। जैसे वह ग्रीन फील्ड पीक को गिरा सकता था जिसे उसने एक बार तबाह कर दिया था और उसका इस्तेमाल एक एंटरटेनमेंट सिटी बनाने के लिए कर सकता था। वह ब्रेक थ्रू स्टोन, रिसोर्स और पैसा कमा सकता था। ये सभी ब्रेक थ्रू स्टोन थे। वह धरती पर जुए के अड्डे को 100 पॉइजन सेक्ट में भी ले जा सकता था और जू वुआन पर्दे के पीछे बैंकर होगा और सभी शिष्यों का खजाना कमाएगा। बेशक ये सब सीक्रेट तरीके से करना होगा और वह अपनी मदद के लिए कोई ना कोई बलि का बकरा ढूंढ ही लेगा। उसे विश्वास था कि जैन कबीले का बड़ा बुजुर्ग जैन क्यूफेंग, जो उसका फेवर लेने की पूरी कोशिश कर रहा था, जू वुआन की रिक्वेस्ट को बिल्कुल मना नहीं करेगा। और जू वानहाओ जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचता वह उतना ही एक्साइटेड होता जाता। धीरे धीरे उसे कल्टीवेशन की परवाह नहीं रही और उसने इन प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स को बेहतर बनाना शुरू कर दिया। वह इन प्लान्स को लागू करने से पहले 100 पॉइजन सेक्ट के पहले नेशनल गेम्स के खत्म होने तक इंतजार करने को तैयार था, जिससे उसे बहुत सारे ब्रेक थ्रू स्टोन्स और रिसोर्सेज मिलते। जैन कबीले को इस मामले में कुछ शिकायतें झेलनी पड़ सकती हैं। हालांकि जू वुआन ने उनके लिए गो पॉइजन सेक्ट को पहले ही खत्म कर दिया था और पूरे जैन कबीले को बदला लेने में मदद की थी, तो ये छोटी सी शिकायत क्या थी? कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है कि उसने ही जैन कबीले के दर्जनों फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को मारा था, न कि फैंग चेनवू या गो पॉइजन सेक्ट को। भले ही जू वुआन ने गो पॉइजन सेक्ट को खत्म कर दिया हो, इसे जैन कबीले का बदला नहीं माना जाएगा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी गो पॉइजन सेक्ट ने मान लिया था कि यह सब उन्होंने ही किया था। जू वियांग भी गो पॉइजन सेक्ट को खत्म करने वाली मुख्य ताकत थी। जैन कबीले ने भी कंफर्म किया था कि यह सब गो पॉइजन सेक्ट और फैंग चेनवू का काम था। इसलिए जू वुआन ने सच में जैन कबीले को बदला लेने में मदद की थी। सबको ऐसा ही लगा, है ना? धरती पर हर कोई 3 लोगों के बाग बनने के प्रिंसिपल को समझता था। इस अजनबी दुनिया की तो बात ही छोड़िए, जहां कम्युनिकेशन बहुत कम डेवलप था। जैन कबीले के पास अभी भी जू वुआन से एक रिक्वेस्ट थी और वे चाहते थे कि जू वुआन उनकी नई जांग बने, इसलिए उनसे कुछ करने के लिए कहना ठीक था। जैन कबीला इसे सहने और जू वुआन के ऑर्डर को खुशी खुशी सुनने को तैयार था। जू वुआन उन्हें ज़रूरत के हिसाब से कुछ फ़ायदे भी देगा। बेशक अगर जू कबीला और अलग अलग सरनेम होशियार रहे तो जू वुआन उन्हें मुनाफे में से एक हिस्सा भी देगा और उन्हें इसका फ़ायदा उठाने देगा।
इस तरह उसके पास भविष्य में कसिनो में खेलने के लिए पैसे होंगे और वह ज़ू वयांग की ग्रोथ में मदद कर सकेगा।